हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 18 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 19 है। इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार अंग्रेज़ों ने सिंध का विलय क्यों किया, उस विलय के पीछे उनके क्या तर्क थे और उस विलय को किस हिसाब से न्यायोचित ठहराया जा सकता है या फिर नहीं ठहराया जा सकता। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी इस पे यूपीएससी ने कई बार सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का हिस्ट्री ऑप्शनल का इतिहास का पाठ्यक्रम है आधुनिक भारत का। और आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में अर्थात पार्ट 18 तक में पंजाब के विलय तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन पंजाब के विलय की कहानी तभी पूर्ण हो पाती है जब आप सिंध विलय को अच्छे से समझ जाएं। क्यों? क्योंकि सिंध का विलय पंजाब के विलय से काफ़ी पहले हुआ था और वास्तव में जब सिंध का विलय हो गया तो पंजाब का विलय अवश्यंभावी हो गया। अर्थात पंजाब के विलय में सिंध के विलय की पृष्ठभूमि निहित है, या फिर आप कह सकते हो कि सिंध की विलय ने पंजाब की विलय को अवश्यंभावी बना दिया। तो इन सारी घटनाओं को हम आज अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे। ख़ास तौर पर सिंध के विलय को हम विशेष तौर पर कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंध विलय आपके यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, बट यूपीएससी आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सिंध विलय से संबद्ध प्रश्न पूछ लेती है। और जब तक आपको सिंध विलय की सही समझदारी नहीं होगी तब तक आप पंजाब विलय को सही से नहीं लिख सकते। क्लियर? तो आज हम सिंध विलय को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको जो नोट्स मिलेगा वो सामान्य पुस्तकों में आपको नहीं मिल सकता, और अगर मिलेगा भी तो उसमें जटिलताएं, तथ्य और तर्क इतने होते हैं कि आप उसे कथा के रूप में समझ ही नहीं सकते। तो हम आज आपको केवल कथा के रूप में इसे समझाएंगे, और जब आप समझ लेंगे तो आप इससे संबद्ध लगभग 25 से 30 प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी सिंध विलय की कहानी को शुरू करें उससे पहले हम अपने सभी प्रीवियस पार्ट्स का एक काफ़ी तेज़ या कहें कि क्विक फास्ट मोस्ट रिवीजन में क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आपको सारी कहानियाँ समझ में आ जाए। आज का जो हमारा क्विक फास्ट मोस्ट रिवीजन होगा उसमें हम संक्षेप में रखेंगे, अर्थात लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम अपनी पूरी की पूरी स्टोरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? रही बात आप में से जिन लोगों को वो 15 से 20 मिनट का क्विक रिवीजन ना देखना हो, या आपको उन सारी घटनाओं का कालक्रम पूरा पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको नई स्लाइड यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से जब नई स्लाइड आपको मिलेगी तो आप समझ जाना कि हमने यहीं से कहानी की शुरुआत की है। क्लियर? तो सबसे पहले हम अपना क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको सभी घटनाएं पूरी याद हो जाएं। क्लियर? तो आप जानते हो कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा अर्थात एक पुर्तगाली नाविक भारत में आता है, सिर्फ इस उद्देश्य से कि वो भारत के क्षेत्र से काली मिर्च और गरम मसालों की प्राप्ति करके यूरोप के बाज़ारों में बेच सके। इस प्रतिस्पर्धा में आगे चलकर डच भी शामिल हो जाते हैं, और फिर उसी की दिशा में अंग्रेज भी आ जाते हैं। अंग्रेज़ों और डचों ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने का हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन राजकुमार चार्ल्स के प्रेम विवाह ने पुर्तगालियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अर्थात पुर्तगालियों को मजबूरीवश अपनी बेटी के लिए दहेज में बम्बई अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। और जब अंग्रेज़ों को बम्बई की प्राप्ति हो गई, अर्थात अंग्रेज़ जब उनके दामाद बन गए, तो पुर्तगालियों ने कहा कि जब अपने ही अपने यहाँ राज्य कर रहे हैं तो फिर हमको इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हम इस घर से जाकर किसी दूसरे घर की तलाश करेंगे ताकि इस घर में किसी प्रकार की कलह ना हो, अर्थात मेरी बेटी सुखी सलामत रह सके।
जब इन स्थितियों को कंपनी ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप प्रभु दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में चले जाइए, वहाँ पर हम नहीं आएंगे और ना हम वहाँ पर आपको इतना परेशान करेंगे। तो पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में चले जाते हैं, अर्थात आज के ब्राज़ील के क्षेत्र की ओर वो उन्मुख हो जाते हैं। और जब वो अपना इस दक्षिणी एरिया में अपना व्यापार करने लगते हैं तो उनका अटलांटिक के पार से पूरा हिस्सा टूट जाता है। इसी दिशा में आगे चलकर डच आते हैं और डचों का मुख्य व्यापार वास्तव में भारत में ना होकर साउथ ईस्ट एशिया के इस रीजन में होता है, अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के आइलैंड के साथ में। जब वो यहाँ पर व्यापार करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों को भारत के सूती वस्त्रों की काफ़ी आवश्यकता है, तो वो भारत के सूती वस्त्रों को यहाँ से लेते थे और समुद्र के मार्ग से होते हुए इंडोनेशिया में बेच देते थे। यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ से वो मसालों को अपने जहाज़ में लादकर हिंद महासागर को पार करते हुए आशा अंतरिक्ष से गुजरते हुए अटलांटिक की धाराओं से बहते हुए अपने देश पहुँचते थे, अर्थात हॉलैंड। और हॉलैंड में पहुँचने के बाद वो यूरोप के बाज़ारों में उसे बेच देते थे। इसी दिशा में डेनमार्क के अर्थात डेनिश लोग भी भारत में आए, लेकिन उनका मन इंडिया में नहीं लगा और उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेज़ों को बेच दी। उसी दिशा में फ्रांसीसी भी भारत में आते हैं और उनका उद्देश्य होता है भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना, अर्थात भारत के व्यापार में अंग्रेज़ों की प्रतिस्पर्धा को चुनौती देना। लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा तब धराशायी हो जाती है जब यूरोप में फ्रांसीसी और आंग्ल संघर्ष होता है। इस संघर्ष में यूरोप की परिस्थितियों के अनुरूप ही भारत में कंपनी को अपनी परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं, अर्थात एक सरकारी निकाय होने के नाते कंपनी को उतनी स्वायत्तता नहीं प्राप्त होती जितनी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को प्राप्त होती है। हालांकि कई और भी कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत से एग्जिट कर दिया, या कहें कि पेरिस की संधि के अंतर्गत या कहें बॉन्डीवास की लड़ाई के अंतर्गत उन्हें केवल और केवल पांडिचेरी तक के क्षेत्र में सीमित कर दिया गया और 1961 तक वो भारत में बने रहे। क्लियर। इसके बाद अंग्रेज़ों का एकाधिकार स्थापित हुआ और उन्होंने हालांकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहले ही प्लासी विजय कर ली थी। जब उन्होंने प्लासी विजय कर ली तो उनका जो नवाब था वो कठपुतली हो गया और वहाँ से उन्हें कई प्रकार की रियायतों की प्राप्ति हुई। लेकिन जिस नवाब मीर जाफ़र को उन्होंने सत्ता में इस्टेब्लिश कराया उसने उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया, तो उसे अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करके मीर कासिम को सत्ता में डाला। मीर कासिम जब सत्ता में नियुक्त हुआ तो उसने भी कंपनी से बचाव के लिए कई प्रकार के प्रावधान अपनाए और आगे चलकर 1763 में वो युद्ध करता है जिसमें वो पराजित होकर वापस लखनऊ जाता है और वहाँ के नवाब से एक मोर्चा बनाने की बात करता है। लखनऊ अर्थात अवध का नवाब और दिल्ली का मुगल बादशाह आपस में मिलकर एक मोर्चा बनाते हैं और आगे चलकर बक्सर नामक स्थान पर कंपनी को पराजित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कंपनी की बड़ी सेना और कुशल सेना, साथ ही अवध के नवाब का अप्रत्यक्ष सहयोग कंपनी को विजित करा देता है और जब कंपनी विजित हो जाती है तो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत न केवल मुगल बादशाह अधीन आ जाता है बल्कि अवध का नवाब भी उनके अधीन आ जाता है। ये जब परिस्थितियां कंपनी को मिल जाती हैं तो कंपनी फिर अपनी प्रभुता दक्षिण भारत में बढ़ाने का प्रयत्न करती है, अर्थात कंपनी मैसूर रियासत की ओर या कहें कि कर्नाटक से लगे हुए क्षेत्र की ओर अपनी प्रभुता बढ़ाती है और इसके लिए उसने मराठों का और हैदराबाद के निज़ाम का सहयोग लिया। ये बात अलग है कि प्रथम दो संधियों के माध्यम से अर्थात मद्रास और मैंगलोर की संधि के माध्यम से युद्ध बिल्कुल बराबर की स्थिति पर छूटा, किंतु श्रीरंगपट्टनम की संधि ने कंपनी को आधा क्षेत्र के साथ साथ 3 करोड़ रुपए की प्राप्ति करा दी। लेकिन वेलेजली की महत्वाकांक्षा ने टीपू के उस स्वप्न को धराशायी कर दिया जब उसने सहायक संधि के लिए प्रपोजल दिया, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया।
आगे चलकर श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर हमला करके वेलेज़ली ने टीपू को पराजित कर दिया। टीपू की मृत्यु हो गई और फिर वहां पर वाडियार वंश के शासक की नियुक्ति करके उसे सहायक संधि के अंतर्गत मिला लिया। जब ये स्थितियां यहाँ क्लियर हो गई, अर्थात कंपनी ने जब मैसूर जीत लिया, तो उन्होंने उसी समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मराठों को कंपनी के अधीन कर दिया, साथ ही होलकर, भोसले और सिंधिया के साथ में देवगांव, सुरजी अर्जन और राजपुर घाटी की संधि के माध्यम से भी उन्हें अपने अधीन ले आए। आगे चलकर ये परिस्थितियां तब और विकट हो गई जब लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर बनकर आता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की इस प्रभुता को एक्सेप्ट नहीं किया, अर्थात उसने ये सोचा कि अब मराठों को पूरी तरीके से पराजित करके उन्हें कंपनी के अधीन ले आना चाहिए। इसके लिए उसने बहाना ढूंढा कि क्यों ना अब हम पिंडारियों को पहले प्रताड़ित करें, और जब पिंडारियों को प्रताड़ित करेंगे तो पिंडारियों की रक्षा के लिए मराठा आगे आएंगे और फिर हम युद्ध का बहाना थोपकर उन्हें पूरी तरह से पराजित कर देंगे। लेकिन उसी समय जब कंपनी का प्रतिरोध करने के लिए बाजीराव द्वितीय जाता है तो उसे अलग अलग करके पराजित कर दिया जाता है, और पराजित करने के बाद उसे वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, अर्थात पुणे से उसे निष्कासित करके उसे कानपुर के बिठूर के पास के एरिया में उसे भेज दिया जाता है, और बिठूर के किले में उसको 10 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के अंतर्गत रखा जाता है। जब वो 10 लाख रुपए की पेंशन के अंतर्गत अपना बिठूर में निर्वासन का जीवन जी रहा होता है, तो उसी समय उसे वहाँ पे क्या होता है बताइए, नाना साहब नाम के एक दत्तक पुत्र को गोद लेता है। और जब नाना साहब नाम के दत्तक पुत्र को वो गोद लेता है तो उसके मरने के बाद, मतलब बाजीराव द्वितीय के मरने के बाद, नाना साहब उनकी पेंशन की डिमांड करते हैं, लेकिन वो पेंशन की डिमांड फुलफिल ना हो पाने के कारण क्या होता है कि वो 1857 का विद्रोह कर देते हैं। क्लियर। और जब वो विद्रोह कर देते हैं तो फिर इस चीज़ को, विद्रोह को दबाने का कंपनी को मौका मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं नाना राव पार्क, वास्तव में उस समय का जो बिठूर का जो किला था उसे अब नाना राव मेमोरियल मतलब म्यूज़ियम अब बना दिया गया है। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं। फिर बात आती है इसके पहले की क्या कहानी। इसके पहले की कहानी में आप जानते हो कि उस समय शंभूजी को पराजित कर दिया जाता है या मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और उसके बाद उनके बेटे साहू और उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है, या कहें कि बंदी बना लिया जाता है, और शाह आलम प्रथम तक वो बंदी बने रहते हैं। शाह आलम प्रथम ने जब ये देखा कि ताराबाई को, या ताराबाई अपनी सत्ता फिर से इस्टेब्लिश करने जा रही हैं अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ में, यानी कि उसे छत्रपति नियुक्त करने जा रही हैं, तो ये मौका है कि इनको गृह युद्ध में फंसाकर आपस में इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया जाए। तो उसने साहू को आज़ाद कर दिया, और साहू बालाजी विश्वनाथ के साथ में जब मराठा पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सतारा में उनकी चाची अपने अल्पवयस्क पुत्र को छत्रपति बना रही। इस चीज़ को लेकर साहू काफ़ी नाराज़ होते हैं और उनके साथ खेड़ा का युद्ध करते हैं। खेड़ा का युद्ध जब होता है तो उसमें वो पराजित हो जाती हैं ताराबाई, और वारना की संधि के तहत ये डिसाइड होता है कि उत्तर के क्षेत्र में साहू शासन करेंगे और दक्षिण के मराठा क्षेत्र में कोल्हापुर में कौन शासन करेगा, शिवाजी द्वितीय। आगे चलकर शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम का दूसरा बेटा शंभूजी द्वितीय शासन की बागडोर संभालता है। वो अपने मतलब भाई के ज़्यादा अपने चाचा की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक था, और उसने छल के माध्यम से, या आप कह सकते हो कूटनीति के माध्यम से, कई मराठा अधिकारियों को आपस में मिला लिया, विशेष तौर पर मराठों के सेनापति को, चंद्रसेन को। और जब सेनापति को मिला लिया, कई सारे व्यापारी और अधिकारियों को,
तो बालाजी विश्वनाथ की योग्यता, कूटनीतिकता और राजनीतिक मर्मज्ञता ने साहू को इस विकट स्थिति से न केवल बाहर निकाला, बल्कि वारणा की पुनः संधि के माध्यम से शंभूजी द्वितीय को ये हिदायत दे दी गई कि अब आइंदा से कभी भी वो मराठों के साथ ऐसा षड्यंत्र नहीं करेंगे, अर्थात साहू को परेशान नहीं करेंगे। ये स्थितियां जब बदल गईं तो उसी समय 1717 की टाइम पीरियड में सैयद बंधुओं के द्वारा जब फर्रुखसियर को सत्ता में लाया जाता है, अर्थात मुग़ल बादशाह बनाया जाता है, तो फर्रुखसियर को ये लगता है कि ये सैयद बंधु उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो उसने सैयद बंधुओं को मरवाने के लिए, ख़ासतौर पर हुसैन अली को मरवाने के लिए अपनी सेना भेजा। लेकिन सैयद बंधुओं को लगा कि क्यों ना हम मराठों से मित्रता करके एक संधि करके फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दें। इस दिशा में उन्होंने मराठों को कई सारे राइट प्रोवाइड किए कि आप दक्कन से चौथ और सरदेश मुखी की वसूली कर सकते हैं, आप गुजरात के कई क्षेत्रों से चौथ व सरदेश मुखी ले सकते हैं, हालांकि कंडीशन के साथ में आप मालवा और बुंदेलखंड को पार करते हुए हमला कर सकते हैं, साथ ही आपको कई सारी हम रियायतें और प्रोवाइड करेंगे और साथ ही हम आपकी माता श्री को, येसुबाई को भी वहां से रिहा कर देंगे। इस चीज़ को लेकर रिचर्ड टेम्पल का कहना है कि वास्तव में ये मराठों के लिए एक मैग्ना कार्टा था। क्लियर। इसी चीज़ से बालाजी विश्वनाथ की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है और वो सेना करते के पद से अब पेशवा के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। और पेशवा के रूप में नियुक्त होने के बाद ये वास्तव में एक परंपरागत व्यवस्था बन जाती है और उनके मरने के बाद यानी कि 1720 में बाजीराव प्रथम सत्ता की बागडोर संभालते हैं। बाजीराव प्रथम को हम समझें इससे पहले हम समझ लें कि बालाजी विश्वनाथ वास्तव में अकेले व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था बाजीराव प्रथम, दूसरे का नाम था चिम्माजी। चिम्माजी से जो संतान हुई थी वो थी सदाशिवराव भाऊ, जो कि 1761 के पानीपत के मैदान में मृत्यु का वरण कर लेते हैं। तो इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आते हैं बाजीराव प्रथम। काफ़ी शस्त्र व शास्त्र में निपुण व्यक्ति थे, लेकिन मस्तानी के साथ प्रेम विवाह करने के कारण कई आंतरिक परेशानियों का इन्हें शिकार करना पड़ा। फिर भी इनकी दो पत्नियां, अर्थात एक तो मस्तानी जिसे इनसे शमशेर बहादुर नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ, मतलब एक बच्चे को जन्म दिया, तो वहीं इनकी पहली पत्नी काशी जिनसे इन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक थे बालाजी बाजीराव, दूसरे रघुनाथ राव अर्थात राघोबा, तीसरे जनार्दन राव। क्लियर। जनार्दन राव को इस फील्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चले गए। आगे शमशेर बहादुर को भी मस्तानी के पुत्र को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने अपने आप को अवॉइड कर लिया। बसते हैं यहाँ पर रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के होते हुए रघुनाथ राव को किसी भी तरीके का उत्तराधिकार का पद नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बालाजी बाजीराव की 1761 में पानीपत में हुए युद्ध में अपने पुत्र की मृत्यु पर वियोग के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात विश्वासराव नाम के उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। हालांकि अभी भी उनके 2 पुत्र शेष रहते हैं, माधवराव प्रथम और नारायण राव। माधवराव जो प्रथम थे वो 1761 से 1772 तक शासन करते हैं। देखो ये डेटें आपको याद नहीं रखनी, लेकिन अपने आप आपको याद हो जाएंगी। आपका अगर क्रम पता है कि 1761 में क्या हुआ था, क्यों मरे थे, क्लियर, तो चिंतित मत होइए कि आपको डेट क्यों नहीं याद है, मास्टर को इतनी डेटें क्यों याद है, क्योंकि इतनी बार आप जब पढ़ा लेते हो तो आपको हर चीज़ याद हो जाती है। 1772 में तरुण अवस्था में इनकी भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नेता बनते हैं नारायण राव। वास्तव में माधवराव की कोई संतान नहीं थी, तो इनकी वंशावली यहीं से ख़त्म हो गई। अब जब नारायण राव जब सत्ता में आते हैं तो ये इनका जो दूसरा भाई था बालाजी बाजीराव का, रघुनाथ राव, वो इनको चैलेंज करता है। लेकिन नारायण राव के मृत्यु के उपरांत, अर्थात नारायण राव की कुछ वर्ष पानीपत के यानी कि 75 की मृत्यु के पहले ही नारायण राव ने अपने एक बेटे को जन्म दे दिया। बेटा काफ़ी अल्पवयस्क था, अर्थात आप कह सकते हो 2 से 3 महीने का ही बेटा था, जिसका नाम रखा गया क्या, माधवराव नारायण। माधवराव नारायण को ये देखकर
रघुनाथ राव काफ़ी चिंतित हो गया। उसने गया बम्बई प्रेसिडेंसी के पास और वहाँ से सूरत की संधि की, लेकिन उस संधि को तिलांजलि दे दी गई जब नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि कर ली। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स या कलकत्ता काउंसिल से। नाना फडणवीस वास्तव में बालाजी बाजीराव के समय से एक आम इंसान थे, अर्थात उस समय सेना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते थे, जिसको लेकर आगे उन्हें संरक्षण का काम दिया गया कि आप माधवराव नारायण के कडप्पा बन जाइए और उसकी रक्षा कीजिए। न कि केवल उसकी रक्षा कीजिए बल्कि मराठों की उस ध्वज पताका को गिरने मत दीजिए। नाना फडणवीस ने अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्यता, अपनी कूटनीतिज्ञ चतुराई के माध्यम से 1800 तक मराठों की पताका को गिरने नहीं दिया, किंतु 1800 में उनकी मृत्यु से मराठों की पताका धराशायी हो गई। अर्थात उसी के बाद बाजीराव द्वितीय ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेता है। क्लियर? जब सूरत की संधि होती है तो सूरत की संधि और पुरंदर की संधि को टसल को लेकर फिर युद्ध होता है और बाड़गांव के युद्ध में सूरत की संधि यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी को पराजित कर दिया जाता है और सालबाई की ट्रीटी में कलकत्ता काउंसिल को पराजित करके माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया जाता है। लेकिन जब माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया जाता है तो रघुनाथ राव उस शोक के गम में चला जाता है और उसके 2 पुत्र शेष बचते हैं, अर्थात बाजीराव द्वितीय और दूसरा पुत्र था अमृत राव। अमृत राव की संतान थी विनायक राव और बाजीराव द्वितीय की अभी कोई संतान थी नहीं, इसीलिए आगे चलकर वो दत्तक पुत्र की प्राप्ति करता है जिसे नाना साहब कहते हैं। लेकिन बाजीराव द्वितीय 1795 में जब सत्ता में आता है, क्योंकि माधवराव नारायण की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय को नाना फडणवीस पेशवा बनाते हैं। लेकिन बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस के मरने के बाद होलकर पर आक्रमण कर दिया और होलकर के भाई को मार दिया। होलकर काफ़ी नाराज हो गया तो वो उसका बदला लेने के लिए पेशवा पर हमला करता है, अर्थात पूना पर हमला करता है। तो ये डर के मारे बाजीराव द्वितीय भागकर कंपनी के पास चले जाते हैं और ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये स्थान खाली नज़र आता है। तो होलकर ने इनके दूसरे भाई के बेटे विनायक राव को सत्ता दिला दी और जब ये चीज़ बाजीराव द्वितीय देखते हैं तो कंपनी से कहते हैं कि आप इस विनायक राव को यहाँ से हटा दो और आप जो कहोगे हम वो मान लेंगे। तो कंपनी ने कहा कि आप हमसे ट्रीटी ऑफ बसीन कर लो। इतनी कहानी आपने पूरी पढ़ ली। इसके बाद फिर आपने देखा कि जब कंपनी ने दक्षिण में, पूरब में और मध्य में अपना कब्जा कर लिया तो कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ओर ध्यान देना था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ओर ध्यान देते हुए उसने पहले सिंध के विलय की कोशिश की और फिर आगे चलकर उसने पंजाब के विलय की योजना बनाई। हालांकि सिंध और पंजाब विलय एक साथ ही करने की उनकी योजना थी, लेकिन परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पंजाब का विलय बाद में किया। पंजाब के विलय की कहानी हमने पूरी पढ़ ली थी। हमने उसमें ये देखा था कि आखिरकार राजा रणजीत सिंह ने मुग़ल सत्ता के विघटन के बाद किस तरीके से बिखरी हुई मिसलों में अपनी मिसल को मजबूत किया, अर्थात उन 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को कितना मजबूत बनाया और निहंग और फुल्किया मिसल का किस तरीके से डटकर सामना किया। आहलूवालिया मिशन के समर्थन से इन्होंने न केवल डोगराओं के साथ संबंध मजबूत किए, न केवल गोरखाओं के साथ संबंध मजबूत किए, बल्कि अफ़गानों को भी चुनौती देने पर मजबूर कर दिया। अर्थात अफ़गानों का इन्होंने काफ़ी सकारात्मक या डट कर प्रतिरोध किया और इस प्रतिरोध की दिशा में उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाया। इसके लिए इन्होंने दल एक खालसा अर्थात सरकार एक खालसा का गठन किया और इसमें कई प्रकार की आदर्श सेना का भी गठन किया, जिसे बंतूरा और वालाड के नेतृत्व में बनाया गया, अर्थात फ्रांसीसियों को नियुक्त करके अपनी सेना को सुसंगठित बनाया। उसमें साज सज्जों का प्रयोग करके अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर ढाल दिया। इलाही बख्श के तोपखाने के नेतृत्व से ये स्पष्ट हो गया कि इनकी जो सेना थी वो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष थी। इनका जो प्रशासन था वो करुणामय और दया से युक्त था।
इस चीज़ को लेकर जनता में काफ़ी प्रसन्नता थी, लेकिन इनके अंदर वो दूरदर्शिता और डरने की जो भावना थी, जो बार बार कंपनी से इनको बैक फुट पर ला देती थी, उसने इनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया। और जब 1839 में इनकी मृत्यु हो गई तो पंजाब जैसी रियासत विखंडन के कगार पर खड़ी हो गई। उसमें कई सारे विरोधी दल बन गए, जिसमें संधावालिया और डोगरा बंधुओं के दल प्रमुख थे। संधावालिया ने रानी चंदा कौर को नियुक्त किया और चंदा कौर ने अपने नौनिहाल बेटे का नेतृत्व किया, लेकिन आगे चलकर उसकी मृत्यु के बाद या उनके योग्य प्रशासन को लेकर या कहें कि उनके घृणास्पद व्यवहार को लेकर डोगरा बंधुओं ने शेर सिंह को, जो रणजीत सिंह का अगला बेटा था, उसे सत्ता में समाहित किया। इस तरीके से 4 वर्षों में 4 वजीर और 4 शासक परिवर्तित हो गए। जब ये सारी घटनाएं परिवर्तित हो गई तब आगे चलकर शेर सिंह को मरवा दिया गया और उसके बाद फिर डोगराओं ने नेतृत्व दिया किसी दिलीप सिंह को। और दिलीप सिंह सत्ता में जब आते हैं तो उनको संरक्षक के रूप में मान्यता दी रानी जिंदा कौर ने। रानी जिंदा कौर और दिलीप सिंह के संरक्षक को लेकर कंपनी ने युद्ध किया, जिसे आप कह सकते हो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। उस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कई प्रकार के बहाने बनाए गए और उन बहानों के जरिए लाहौर की संधि कर ली गई। लाहौर की संधि के प्रोविजंस के माध्यम से वास्तव में पंजाब को शामिल कर ही लिया गया था, लेकिन बस अब उसे एक लिखित रूप या साकार रूप देने की आवश्यकता थी। वो बहाना उन्हें तब मिला जब उन्होंने मुल्तान के गवर्नर को पराजित कर दिया, अर्थात मुल्तान के गवर्नर मूल राज पर नजराना न देने, कर को न बढ़ाने और रावी नदी के उत्तर के क्षेत्र को न देने को लेकर डलहौजी ने उस पर हमला कर दिया। अर्थात डलहौजी ने मूल राज पर हमला करके मूल राज को केवल समाप्त करने की अपेक्षा पूरे के पूरे पंजाब रियासत को अपने में विलय कर लिया। इस तरीके से कई सारे हिस्टोरियंस या कई सारे ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि कई सारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने डलहौजी की इस नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में रक्षित था जिसका, उस रक्षित को ही आपने भक्षित कर लिया, अर्थात जिसकी रक्षा के लिए आप गए थे, जिसका संरक्षण करने के लिए आप गए थे, आपने वास्तव में उसे ही घर से निर्वासित कर दिया। अर्थात जिसने आपको पनाह दी थी, आपने उसको ही बेपनाह कर दिया। ये सारी घटनाएं हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ ली थी और हमने ये भी देख लिया था कि इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या थे। उसमें आए हुए जो भी बैक ईयर में प्रश्न हैं, जो भी मौलिक प्रश्न हैं, हम उन्हें अपने इसके बाद के पार्ट अर्थात पार्ट 20, पार्ट 21 और पार्ट 23 में डिस्कस करें, पार्ट 22 में डिस्कस करेंगे। क्लियर। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पंजाब विलय से पंजाब की घटनाएं कंप्लीट हो गई? तो बिल्कुल भी नहीं। पंजाब की कंप्लीट होने की बाद की जो स्टोरी शुरू होती है उसे ही वास्तव में सिंध का विलय कहते हैं। हालांकि हमें इसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने इसे पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अगर आप पहले इसे पढ़ लेते तो आप पंजाब के विलय को नहीं समझ पाते या आप सिंध के विलय को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। क्लियर। तो आज हम देखेंगे सिंध विलय आखिरकार क्यों हुआ, सिंध विलय का होना उचित कितना था, अनुचित कितना था, महत्वाकांक्षाओं की प्रबलताओं का क्या योगदान था, व्यक्तित्व की क्या भूमिका थी, ब्रिटिश कंपनी की क्या भूमिका थी, ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका थी। आप कहोगे कि मास्टर आपने ये इतनी सारी बातें क्यों बोल दी, आपने ऐसा क्यों कह दिया कि सिंध की विलय को व्यक्तित्व की भूमिकाओं से जोड़ना चाहिए, सिंध के विलय को ब्रिटेन की सरकार से जोड़ना चाहिए, सिंध की विलय को महत्वाकांक्षाओं से जोड़ना चाहिए। तो बात यह है कि इस सिंध की विलय को लेकर कई सारे मत हैं, जिसमें ब्रिटिश कंपनी के कई पदाधिकारी ये कहते हैं कि वास्तव में इसमें ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये तो नेपियर और एलन बरो की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। अर्थात अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि मास्टर ये एलन बरो कौन था और ये नेपियर कौन था। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करें, अभी आगे आने वाली स्टोरी में
आप न केवल नेपियर से परिचित हो जाएंगे बल्कि उसकी दुर्भावनाओं से भी आप रूबरू हो जाएंगे। और जब आप एक बार नेपियर की दुर्भावनाओं से रूबरू हो जाएंगे, एलन बरो की महत्वाकांक्षाओं से तृप्त हो जाएंगे, तो आप वास्तव में समझ जाएंगे कि सिंध का विजय वास्तव में अफगान नीति का ही परिणाम था, अर्थात उनकी साम्राज्यवादी विलय का ही परिणाम था सिंध का विलय होना। क्लियर? हमने इतनी आपको पृष्ठभूमि क्यों बताई? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए आप किसी भी संस्थान के किसी भी बुक को आप ले लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से नहीं दिया है। लगभग मैंने 25 से 29 बुक्स को कवर किया, तब जाकर सिंध की एक कथा बन पाई। इस सिंध की कथा को हमने इतना सरल और इतना सहज बनाया है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि सिंध के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है या किसी प्रकार की कोई स्टोरी का पता नहीं है। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि मास्टर आप इतना सिंध को इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? बात यह है कि सिंध के टॉपिक को यूपीएससी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, और जब सिंध के टॉपिक को यूपीएससी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है तो देश के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी अपने नोट्स से इसे हटा दिया। उनका बस चले तो वास्तव में 45,000 के लिए केवल 45 टॉपिक ही कवर कराएं, तो उन्होंने भी अब इसको पढ़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन दुख इस बात का है कि जब तक आप सिंध को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप पंजाब को नहीं समझ पाएंगे। अर्थात अगर सिंध एक स्त्री है तो पंजाब एक पुरुष है, और इस स्त्री और पुरुष के मेल से ही किसी की जिंदगी बनती है, किसी का जीवन चलता है। क्लियर? तो अगर हमने एक को पढ़ा और दूसरे को नहीं पढ़ा तो अधूरापन लगेगा। जैसे आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो यूपीएससी के सिलेबस में हिस्ट्री ऑप्शनल में पुनर्जागरण नहीं है, लेकिन आप प्रबोधन को तभी समझ सकते हो जब तक आपने पुनर्जागरण नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने वाणिज्यवादी क्रांति को नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने यूरोप की उस पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? तो हम कई सारे ऐसे टॉपिक को बेस में ले लेते हैं, और होता क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन को मर्ज करके दे देगा, तब आपके लिए दुविधा हो जाती है। मान लीजिए आपको अगर ऐसा ही प्रश्न दे दिया कि सिंध के विलय के बाद पंजाब का विलय अवश्यंभावित था, तो आप क्या करोगे? आपको मास्टर किसी इंस्टीट्यूट ने केवल पंजाब पढ़ाया, सिंध नहीं पढ़ाया, और मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो वो इंस्टीट्यूट कितने ड्रामेटिक अंदाज में आपसे कहेगा कि देखो मैंने पंजाब पढ़ाया था, मैंने तो कहा था आप सिंध पढ़ लेते। लेकिन भाई सिंध कहाँ से पढ़ेंगे? नोट्स ही नहीं है हमारे पास। तो हम ऐसी समस्याओं से आपको दूर करने के लिए सिंध को भी पढ़ा दे रहे हैं। क्लियर? तो 1 से 1.5 घंटा आपका वेस्ट होगा, वेस्ट इसको नहीं कहते हैं, यूटिलाइज होगा, तो आपको कहानियाँ अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर? तो अब देखते हैं वास्तव में सिंध क्या था। 18वीं शताब्दी से बलूचिस्तान से आए जो तालबुर वंश के लोग थे। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये बलूचिस्तान कहाँ पे है, ये सिंध कहाँ पे है? तो हम आपको पहले मैप दिखा देते हैं, क्योंकि अगर मैप आपने एक बार देख लिया तो आप चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप ऐसे देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में वास्तव में 5 प्रांत हैं। क्लियर? एक है बलूचिस्तान, एक है सिंध का एरिया, सिंध का एरिया हमारे गुजरात और राजस्थान से टच होता है। फिर है एक पंजाब का एरिया और एक है खैबर पख्तून का एरिया। क्लियर? मतलब ये 4 प्रोविंस ऐसे हैं। 5वां वो मानते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान को, लेकिन वो 5वां उनका है नहीं, वो हमारा है, अर्थात हमारे प्यारे देश भारत का है। क्लियर? तो ये आपने ऐसे देखा। अब एक तरीके से हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं 3D में। तो हम यहाँ से बिठूर से थोड़ा वापस हों, ताकि बिठूर की कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने देखा ऐसे हमारी प्यारी पृथ्वी में हम चलते हैं भारत की ओर। भारत में जब हम आ गए तो ये है पाकिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत में जब हम यहाँ पे आए तो ये है पाकिस्तान का रीजन, इधर बाहर का ये हमारा जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है। क्लियर? तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये पाकिस्तान का पार्ट है। क्लियर? फिर यहाँ पे आता है आपको क्या बताइए, इस जगह पे आपको मिलेगा बलूचिस्तान ये हिस्सा,
ये जो हिस्सा है ये इनका है सिंध का हिस्सा। आप ऐसे थोड़ा और समझो जूम करके, ये है इनका सिंध का हिस्सा। क्लियर, आप समझ गए। ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। ऐसे देखो, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, और ये यहाँ का कौन सा रीजन है, ये इनका है पंजाब का रीजन। मतलब हमारे यहाँ भी पंजाब है, उनके यहाँ भी पंजाब है। क्लियर। ऊपर है खैबर पख्तून का एरिया, मतलब खैबर पख्तून का आप हमेशा नाम सुनते होगे ना, तो ये है खैबर पख्तून का पेशावर के ऊपर। क्लियर। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान से लगता है, बाकी आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारे प्यारे भारत इंडिया का है। क्लियर। तो आप ये देख रहे हो, ये जो इंडिया का पूरा बॉर्डर है ना, ये यहाँ से ये पूरा इंडिया का है, और ये इस्लामाबाद में जो छोटा सा एरिया है वो वास्तव में इनका है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये पूरा मैप देख लिया और आप समझ भी गए। लेकिन आपने एक चीज़ और नहीं देखी, वो हम आपको दिखा देते हैं। वास्तव में यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है बता दीजिए। उसका नाम है सिंध नदी। सिंध नदी के पास में ही है कौन सा, ये आपका सिंध प्रांत। क्लियर। तो थोड़ा सा हम और जाते हैं जूम होके। हाँ, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे सिंध नदी जो बहती है, वास्तव में उस सिंध नदी की ही सीमा पर ये आपका सिंध बसा है। क्लियर। और इसी सिंध को लेकर ही पूरी स्टोरी आपकी घूमती है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये जो सिंध का एरिया है, ये जो सिंध का एरिया, कराची पोर्ट का एरिया, ये किससे जुड़ता है, अरब सागर से। ध्यान देना, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, ये अरब सागर से जुड़ता है। और साथ ही एक चीज़ आप बताइए कि ऊपर जब हो गया यहाँ पे पंजाब, तो ये यहाँ पे किससे जुड़ेगा, खैबर दर्रे से और बोलन दर्रे से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। क्लियर। और आगे चल के मध्य एशिया से, और मध्य एशिया में टर्की, जिसको कुस्तुनतुनिया में तुर्कों ने आक्रमण करके अपने में कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ पे ये जो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान है ना, ये सब उस समय रसिया के पार्ट थे, इसीलिए उसको उस समय नाम दिया जाता था यूएसएसआर। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रूस, अर्थात कई सारे रूस के एरिया का मिक्सअप। जैसे अमेरिका को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी तरीके से अगर हमारा विभाजन ना होता तो ये पाकिस्तान का एरिया हमारे अंडर में होता, बांग्लादेश भी हमारे अंडर में होता, तो हम इसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्लियर। लेकिन पाकिस्तान वालों को मंजूर ही नहीं है कि इंडिया कभी यूनाइट हो पाए। क्लियर। तो ये सारी स्थितियाँ आप यहाँ पे समझ गए मैप के माध्यम से। अब एक बार मैप को आप ऐसे देख लो, तो ये सिंध का एरिया है। क्लियर। ऊपर पंजाब का है। पंजाब का एरिया उस समय किसके पास था बताइए, याद है ना आपको, राजा रणजीत सिंह के पास। बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा एरिया कौन सा था, सिंध का। यहाँ पे कौन लोग आए थे बताइए, अभी आपने पढ़ा है कि बलूचिस्तान से तल्लौर या कल्लौर वंश के लोग आए थे। कौन आए थे, कल्लौर या तल्लौर। अब आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि बलूचिस्तान साइड में है और वहाँ से लोग यहाँ पर एंट्री किए थे। क्लियर। अर्थात यहाँ से लोग यहाँ पर आके बस गए थे। क्लियर। और ये सीमा किसकी थी ऊपर, ये सीमा थी राजा रणजीत सिंह की। ध्यान देना, ये रीजन कौन सा है इंडिया का, राजस्थान का। लेकिन इनकी सीमा कहाँ पे थी अंग्रेज़ों की, पंजाब तक में। तो अब अगर बताइए आप, एक मिनट हम आपको पुराने वाले मैप की ओर ले चलते हैं, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, ये जैसे एरिया, या और थोड़ा हम पीछे मैप में चलते हैं, यहाँ पे इसमें। क्लियर। अब जैसे आप ये मानिए ये मैप है, ठीक है। उस समय अंग्रेज़ों की सीमा कहाँ तक थी, इंडिया के पंजाब तक। क्लियर। अब इंडिया के पंजाब मतलब सतलज के इधर तक का हिस्सा अंग्रेज़ों के पास में था, और यहाँ तक का हिस्सा किसके पास में था बताइए, राजा रणजीत सिंह के पास। समझ रहे हैं ना। और यहाँ से जो एरिया था वो किसका था, सिंध का। अब अगर अंग्रेज़ों को यहाँ पे जाना है तो या तो राजस्थान की रियासत से होकर जाएं, लेकिन उस समय राजस्थान की रियासत इनको जाने नहीं दे रही थी। क्लियर। तो इन लोगों ने कहा कि आप हमें क्या पंजाब से अपनी सेना को एंट्री कराने देंगे। राजा रणजीत सिंह ने साफ मना कर दिया कि देवा रे देवा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह के मना करने पर कंपनी को ये चाहिए था कि किसी तरीके से वो सिंध के मार्ग से या सिंध नदी के मार्ग से सिंध पहुंच सकें। समझना, ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। सिंध के मार्ग से, सिंध नदी से होते हुए सिंध प्रांत की ओर पहुंच सकें।
लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र उसमें दुविधा डाल रहा था। क्लियर। ऊपर से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जाएंगे तो सिंध नदी कहाँ से होके जाएगी, पंजाब से होकर गुजरेगी, और वो रीजन किसके पास है, राजा रणजीत सिंह के पास। तो अब एक ही मार्ग बचा था कि इधर अरब सागर से होते हुए सिंध जाया जाए। ध्यान देना, अरब सागर से होते हुए सिंध जाया जाए। दूसरी बात एक और थी कि सिंध जाया तो जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन सिंध के अमीर भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ सिंध रिवर पर आएँ या अंग्रेज़ सिंध नदी से होते हुए राजा रणजीत सिंह से मिलें या अंग्रेज़ सिंध नदी से होते हुए अपने पंजाब में जाएं। समझ गए। मतलब आप ये सोचो कि ना तो राजा रणजीत सिंह को पसंद था अंग्रेज़, ना ही उस समय के सिंध के अमीरों को पसंद था अंग्रेज़। तो आप बताइए, जब अंग्रेज़ों को कोई नहीं पसंद करता तब अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ लड़ाई करवाते हैं। किसके किसके मध्य, उन्हीं लोगों के मध्य जो उसको पसंद नहीं करते। और यही चीज़ हुई कि अंग्रेज़ों को इस इंडस रिवर से होकर जाना था, सिंधु की रिवर से, तो उन्होंने एक बहाना ढूंढा। बहाना क्या ढूंढा कि राजा रणजीत सिंह ने, क्या हुआ कि उस समय के जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज चतुर्थ, क्लियर, उनकी राज्याभिषेक के टाइम पीरियड पे राजा रणजीत सिंह ने उन्हें उपहार भेजा था। समझना, अभी देखो हम स्लाइड अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम पूरा आपको एक डिटेल पढ़ा दे रहे हैं ताकि फिर आपको स्लाइड पढ़ने में मज़ा आए। समझ रहे हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे उलझ जाओगे। तो उस समय क्या हुआ कि 1820 के टाइम पीरियड में जब ब्रिटेन में नया राजा बना चार्ल्स चतुर्थ, क्लियर, तो उसके राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रणजीत सिंह ने कई सारे गिफ्ट भेजे थे। ध्यान देना, राजा रणजीत सिंह ने कई सारे गिफ्ट भेजे थे। कब, 1820 में। क्लियर। अब चार्ल्स चतुर्थ जब सत्ता में था तो उसने उसी समय गवर्नर को भेजा भारत में 10 वर्षों के बाद, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे भारत के गवर्नर जनरल। क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल बने तो उस समय कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो उतनी अनुकूल नहीं थी, और कंपनी की वित्तीय स्थिति अनुकूल न होने के कारण जॉर्ज चतुर्थ ने ये कहा कि आप अभी सिंध का विलय नहीं करेंगे, लेकिन सिंध का सर्वेक्षण करेंगे। मतलब सिंध को पूरी तरीके से चेक करेंगे कि आप कहाँ से इस पर हमला कर सकते हैं, आप कैसे इसे विजित कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ कि विलियम बेंटिक ने बहाना ढूंढा। पहले सिंध के अमीरों के पास गया। सिंध के अमीर किसको बोलते थे, देखो, अमीर उनको बोलते थे जो बलूचिस्तान से सिंध में आकर बस गए। अमीर उनका एक तरीके से स्टेटस था, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना धनी लोग, मध्यम वर्ग, तो वैसे ही अमीर उनको बोला जाता था। क्लियर। जैसे आज आप बोलते हो ना सऊदी अरब या इधर के लोगों को क्या बोलते हो आप, शेख बोलते हो। क्लियर। तो वही चीज़ अमीर उनको बोला जाता था। तो अमीरों से संधियाँ की, और उन संधियों के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ कि क्या आप हमें सर्वेक्षण करने देंगे, तो उन अमीरों ने साफ तौर पर मना कर दिया। अब ये लोग सोच में पड़ गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कि हमें इस पूरी की पूरी सिंध रिवर का मुआयना तो करना ही है, अर्थात इस रिवर से होते हुए जाकर हमें ये पता करना है कि कहाँ कहाँ हमारा प्रतिरोध हो सकता है और कहाँ कहाँ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्लियर। तो एक नया बहाना ढूंढा गया। जब संधि हुई नहीं तो एक बहाना ढूंढा गया। बहाना क्या कि 1820 में राजा रणजीत सिंह ने जब गिफ्ट भेजा था तो वहाँ के महाराज ने कोई रिप्लाई, कोई मैसेज नहीं दिया था। तो क्यों ना अब राजा रणजीत सिंह को ब्रिटेन की ओर से कई सारे उपहार भेजे जाएं, और उस उपहार में 4 घोड़े और एक रथ भेजा जाए। समझना, 4 घोड़े और एक रथ भेजा जाए, और वो 4 घोड़े और रथ का वजन इतना होना चाहिए कि पानी वाला जहाज़ धीरे धीरे चले। समझना, ये पूरी बात मतलब इंटरेस्टिंग है कहानी, कि पानी वाला जहाज़ धीरे धीरे जाए। धीरे धीरे का मतलब कि जब वजन ज़्यादा होगा तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। क्लियर। और रफ्तार जितनी कम होगी उतना ही स्लो हम यहाँ से जाएंगे और धीरे में उसी में अचानक से सर्वेक्षण कर लेंगे।
समझ गए। लेकिन फिर भी तो जाना तो नदी से ही था ना, हवा में तो जाएंगे नहीं। और नदी में जब वो जहाज उतरेगा तो परमिशन चाहिए होगी, और परमिशन किसकी चाहिए? अमीरों की। लेकिन अमीर तो परमिशन देंगे नहीं। तो एक बहाना और ढूंढा गया। बहाना क्या ढूंढा गया कि बम्बई से उस जहाज को भेजा गया, क्योंकि वो जहाज आया था अटलांटिक से होते हुए। क्लियर? अटलांटिक का मतलब आप समझ रहे हो ना। अटलांटिक का मतलब ये है कि ये जहाज अरब सागर से ऐसे आया था, यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए तब यहाँ आया था, क्योंकि ये तो मार्ग बंद थे ना पूरे। क्लियर? तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ से कहाँ भेजा गया? इस बम्बई से भेजा गया सिंध के पास, और वहाँ से एक लेटर भी भेजा गया था। समझना, एक लेटर किसको भेजा गया था? अमीरों को, कि बाबूजी आप हमें परमिशन दे देना। लेकिन दुर्भाग्य ये था, कंपनी ने लेटर और जहाज एक साथ ही भेज दिए। और जहाज जब लेटर लेकर पहुंचा तो एक ने लेटर जहां सिंध को यहाँ पर दिया, जहाज यहाँ मुहाने पे खड़ा था। अब सिंध के अमीरों को ये लगा कि जहाज हम वापस तो कर नहीं सकते। क्लियर? इधर जब जहाज को वापस करने की जिद ठान ली अमीरों ने, तो यहाँ के कंपनी के गवर्नर ने फ़ोन मिला दिया किसको? राजा रणजीत सिंह को। राजा रणजीत सिंह को पता चला कि अरे आप मेरा जहाज़ रोक रहे हो। राजा रणजीत सिंह से कंपनी ने कहा कि बाबूजी आपके लिए ना ब्रिटेन के चतुर्थ ने, प्रधानमंत्री ने, मतलब वहाँ के राजा ने आपको उपहार भेजा है, और हम बड़ी मिन्नत पूर्वक आपके लिए उपहार लेकर आए हैं, लेकिन आपके पड़ोसी सिंध ने वहाँ लाने नहीं दे रहे। अच्छा, तो राजा रणजीत सिंह ने कहा तुम चिंतित मत हो, मैं अभी सिंध के नरेश को फ़ोन करता हूँ और वो तुम्हें परमिशन दे देंगे। राजा रणजीत सिंह ने काफ़ी ज़्यादा परसुएट किया सिंध के महाराज को, यानी कि अमीरों को। तो अमीरों ने कहा कि ठीक है भाई, आपका जहाज़ है, क्योंकि हमको भी ऊपर कभी जाना पड़ता है सतलज अतलज से, तो चलो आप अपना जहाज़ ले जा सकते हो। लेकिन उस पानी वाले जहाज़ में केवल अंग्रेज आएंगे, बिना किसी शस्त्र, बिना किसी हथियार के, केवल आपके 4 घोड़े होंगे, और क्या होगा? रथ आपका होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये 4 घोड़े और एक रथ लेके धीरे 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 करके पहुंचते हैं राजा रणजीत सिंह के पास। लेकिन जब ये पहुंचते हैं तो ये सारे क्षेत्रों का मुआयना कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि अच्छा हैदराबाद पास में पड़ेगा, मीरपुर पास में पड़ेगा, ठीक है, नवाब साहब पास में पड़ेगा, क्लियर, सुकुर पास में पड़ेगा, तो क्यों ना हम इन्हीं को पहले जीत लें। समझ गया? मुआयना हो गया अपने आप। देखो कितनी चालाकी से उन्होंने मुआयना कर लिया। और जब मुआयना कर लिया तो मयानी के युद्ध में इनको पराजित कर दिया, अर्थात हैदराबाद भी कब्जा कर लिया, मीरपुर भी कब्जा कर लिया, और इस तरीके से क्षेत्रों की कब्जाई की शुरुआत कर दी। और आगे चलकर अमीरों पर इतनी संधियां थोप दी कि अमीर इनके अधीन हो गए। ये बात अलग है कि अमीरों ने इनका प्रतिरोध किया था, लेकिन वो प्रतिरोध पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। और फिर आगे स्थितियां तब और विकट हो गईं जब राजा रणजीत सिंह से परमिशन लेकर अपनी सेनाएं अफ़गान के युद्ध की ओर भेज दी, और सिंध के लोगों को इस चीज़ को लेकर डराया कि नेपोलियन का हमला हो जाएगा, ईरानियों का हमला हो जाएगा। ईरानियों का क्यों? क्योंकि ईरान तो इन्हीं के पास में ना। आप ऐसे देखो, ईरान इसके पास में ही था, और ईरान उस समय आक्रमणकारी थे। क्लियर? तो ईरान से भी इनको डर लगता था। ये अफ़गानिस्तान है, क्लियर, ये पड़ोस में ईरान, क्लियर। तो ईरान से हमला सिंध पर ना हो जाए, ऐसी इनको धमकियाँ दी गई। तो ये बेचारे अमीर डर गए और इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। क्लियर? ऐसे आपने मोटी ये कहानी समझ ली। अब बताओ आप मोटे तौर पर कि इसमें धोखा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था धोखा। क्यों? क्योंकि सिंध क्यों विजय करना था? बहाना लिया गया, सर्वेक्षण किया गया, ड्रामा बनाया गया, तो एक तरीके का विश्वासघात ही था। इसी चीज़ को बस अब आपको क्रमबद्ध रूप से समझना है, और जब आप समझ लेंगे तो आप पूरे उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने मैप देख लिया। चलिए अब हम अपना डिटेल से इसको पढ़ते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जैसा कि जानते हैं, टॉपिक है हमारा सिंध का विलय। 18वीं शताब्दी से बलूचिस्तान से तलाबुर वंश के लोग आने लगे, जिसमें 1783 में मीर फतेह अली खान की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा। उन उत्तराधिकार के युद्ध में 4 भाई थे जो कि अमीर कहलाए अलग अलग। क्लियर?
ये जो सरदार थे ये अनेक अमीरों का राज्य था, क्लियर, जिनमें कई सारे शक्तिशाली राज्य थे, चाहे वो करीमपुर हो, चाहे मीरपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, क्लियर। ये सब के सब सिंध प्रांत में स्थित थे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, मीरपुर को, हैदराबाद को, क्लियर। ये सब यहाँ पे स्थित थे। और हुआ क्या कि कंपनी ने यहाँ पर अपनी कई प्रकार की गोदामें इस्टेब्लिश कर ली थी। गोदामों का मतलब एक तरीके के फैक्ट्री। फैक्ट्री क्यों? ताकि ये अपने माल को मध्य एशिया के बाज़ारों तक पहुँचा सकें आसानी से। लेकिन स्थानीय सरदारों को इस चीज़ से नाराज़गी थी, अर्थात स्थानीय अमीरों को इस चीज़ से नाराज़गी थी। तो उन्होंने कंपनी के गोदाम को यहाँ से समाप्त कर दिया और कंपनी को अपने क्षेत्र से भगा दिया। लेकिन 1798 के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि नेपोलियन भारत विजय की ओर बढ़ रहा था, अर्थात नेपोलियन का ये उद्देश्य था कि हम राष्ट्रवाद की इस लौ को पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लेकर जाएं। अर्थात नेपोलियन ने ये सोचा कि हम यहाँ पे फ्रांस में रहते हैं और यहाँ फ्रांस से हम ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की से होते हुए सीरिया को क्रॉस करके इराक और ईरान की सीमाओं को फांदते हुए अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान को क्रॉस करके भारत पहुँचेंगे और ब्रिटेन के इस साम्राज्य को तबाह कर देंगे। अर्थात अपनी कॉन्टिनेंटल थ्योरी के अंतर्गत, महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को पराजित कर देंगे। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी और इसके लिए उसने रसिया के साथ में तिलसिट की संधि भी की थी, अभी आप पढ़ेंगे। और तिलसिट की संधि के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि फ्रांस भी हमला करेगा और रसिया भी हमला करेगा, और जब ये दोनों हमला करेंगे तो इस अफ़गानिस्तान को अपने अधीन कर लेंगे। हालांकि अफ़गानिस्तान में, या कहें कि अफ़गानों के साथ ब्रिटिश पहले से ही संघर्षरत थे, और वो संघर्ष पहले से ही संघर्षरत नहीं थे, मतलब बाद में, पहले तो थे, वो चाह रहे थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तब साकार हो पाती ना जब राजा रणजीत सिंह को समाप्त कर देते या पंजाब को पूरी तरह समाप्त कर देते। वो तो सब कर पाए 1849 में। तो 1849 के पहले तक वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन की डिमांड चाहते थे, लेकिन उसके बाद ये प्रत्यक्ष रूप से इसको अपने में मिला लेना चाहते थे ताकि उनको रसिया के आक्रमण से और उनको नेपोलियन के भय से बचा सकें, क्लियर। लेकिन बात वही थी कि आगे चलकर नेपोलियन ने अपना ये प्लान ध्वस्त कर दिया या प्लान अपना ये समाप्त कर दिया, किंतु कंपनी को फिर भी ये काफ़ी सामरिक लगता था। सामरिक का मतलब स्ट्रेटजिक लोकेशन थी। अब आप देख रहे हो ना, स्ट्रेटजिक लोकेशन सिंध की क्यों थी? क्योंकि ये वास्तव में अरब सागर की सीमा को टच करता था और ये गल्फ ऑफ अडन या गल्फ ऑफ ओमान के पास में था। तो इससे ये नज़दीकियाँ बना सकते हैं, जैसे आज का आप देखते हो ना ग्वादर पोर्ट को लेकर, तो वही बात है कि उसी लोकेशन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था, समझ गए। इसीलिए आप चाइना को देख रहे होगे, उसी सिंध के रास्ते पर अपना मार्ग बना रहा BRO के तहत, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो। फिर बात आती है कि जब ये स्थितियां हुई, मतलब ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन लगी, तो इन्होंने इस पर आक्रमण करने की कोशिश की, बट ये नहीं कर पाए, क्लियर। स्ट्रेटजिक के कई अन्य भी और कारण थे। हालांकि हमने आपको बता दिया कि यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग पर आधारित था और ईरान की ओर से आने वाले भूमार्ग पर आधारित था। जैसे आप देख भी रहे हो कि यूरोप से आने वाला समुद्री मार्ग गल्फ ऑफ पर्सिया से होते हुए, क्लियर, या फिर आप कहें कि गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ पर ही मिलेगा आपके, क्लियर। और साथ ही ईरान का जो भूभागी क्षेत्र है, अर्थात स्थलीय क्षेत्र की सीमाएं हैं, वो भी इससे टच होती हैं। तो ये कहा जाता है कि ये लोग टर्की वाले यहाँ से स्थल से होते हुए यहाँ पर आ सकते थे, क्लियर। तो इसलिए ये काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंट महत्ता रखता था। लेकिन हुआ क्या कि 1800 में वेलेज़ली जब आता है तो वो अपना एक एजेंट भेजता है अमीरों के पास कि बाबूजी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ संधि कर लीजिए। लेकिन वहाँ के अमीर काफ़ी चतुर और चालाक थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपके साथ संधि नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया आपने मैसूर की ऐसी तैसी कर दी, आपने मराठों को पूरी तरह से परास्त कर दिया, आपने प्लासी को पूरी तरीके से एक तरीके से बंजर बना दिया। अतः हम नहीं चाहते आप हमारी सिंध की इस उर्वर धरा को बंजर बनाएं। लेकिन
कंपनी डर तब और गई जब 1807 में टिलसिट की संधि हुई रूस और फ्रांस के साथ, अर्थात जॉर के साथ में और नेपोलियन के साथ में। और इन्होंने ये बनाया कि हम भारत पर ईरान के मार्ग से हमला करेंगे। अर्थात टिलसिट की संधि ने, देखो टिलसिट पिलसिट की जो संधि है ना, इनको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन आपको यहाँ इसलिए बता देता हूँ टिलसिट की संधि और उसको रिलेट कर देता हूँ ताकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में और आसानी लगे। होता क्या है कि कई सारे संस्थान वर्ल्ड हिस्ट्री को मॉडर्न के साथ ऐड नहीं करते, तो आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं आ पाती। क्लियर? लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में रहें कि हाँ उस समय वर्ल्ड का सिनेरियो क्यों था, अर्थात वर्ल्ड की भूमिका ने भी भारत में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी। क्लियर? तो टिलसिट की संधि हुई, उसमें यह हुआ कि हम भारत पर ईरान के मार्ग से हमला करेंगे। अर्थात ईरान का मार्ग का मतलब ये स्थलीय मार्ग। क्यों? क्योंकि ये तुर्कों के अधीन था और ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान ये रसिया के अंतर्गत आता था। क्लियर? तो यहाँ से हम हमला करेंगे और भारत को विजित कर लेंगे। क्लियर? लेकिन ये सब चीज़ें देखकर कंपनी के हक्के बक्के हो गए। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से हम भेजते हैं अपने एजेंट को कि बाबूजी, मिन्नत किया उन्होंने, हाथ पैर जोड़े, नाक तक अपनी रगड़ी अमीरों के सामने वेलेजरी ने कि बाबूजी मान जाओ ना। तो अमीरों ने कहा कि ठीक है बेटा, मान जाएंगे। तो जब मानने लगे तो कंपनी ने उनके ऊपर कई प्रोविज़न थोपे। पहला उन्होंने प्रोविज़न थोपा कि आप फ्रांसीसी लोगों को यहाँ नहीं आने दोगे। अर्थात अगर फ्रांसीसी लोग आपसे किराए के लिए कमरा मांगेंगे तो आप उनको नहीं दोगे। अमीरों ने कहा ठीक है, हम नहीं देंगे। लेकिन जब ये स्थितियाँ हुई, अब आप बताइए, जब ये स्थितियाँ हुई 1807 का टाइम पीरियड हो गया, तो 1810 तक आते आते नेपोलियन स्पेन में उलझ गया। आप हमेशा एक चीज़ सुनते होंगे, एक लाइन कि स्पेन के नासूर ने उसे तबाह कर दिया। तो हम देखेंगे नेपोलियन अपने पड़ोसी यानी कि यूरोप में ही उलझ गया और स्पेन और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को लेकर वो युद्ध करने लगा। क्लियर? और जब वो यहाँ ही उलझ गया तो उसका ध्यान भारत की ओर नहीं आ पाया, और जब ध्यान भारत की ओर नहीं आ पाया तो कंपनी को लगा बच गए। लेकिन कंपनी अमीरों के साथ की गई इस संधि को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। अर्थात वो हर हाल में चाहती थी कि हम कंपनी को न केवल व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुता के साथ में सिंध में स्थापित करें, बल्कि अमीरों को वहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर दें। क्लियर? लेकिन ये चीज़ इतना आसान या इतना कम समय में संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय के जो अमीर थे वो कंपनी की इस चालाकी को समझते थे। वो समझते थे कि ये व्यापार का बहाना लेकर राजनीतिक प्रभुता की स्थापना करेंगे, वो व्यापार का बहाना लेकर हमारे अंदर एक तरीके की गुटबाजी करेंगे और हमें पूरी तरह से परास्त कर देंगे। इसी चीज़ को लेकर वो हमेशा कंपनी से अलग थलग रहे। क्लियर? लेकिन कंपनी ने भी ध्यान नहीं दिया और विगत आगे के 13 वर्षों के बाद कंपनी को फिर एक झटका लगा। अर्थात 1820 के दशक में कंपनी ने देखा कि ग्रीस का स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो गया है। ग्रीस की लोकेशन कहाँ है आप ये देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से पता चल पाएँ। ये था ग्रीस। क्लियर? ये आप ग्रीस देख रहे हो, ये टर्की है, बुल्गारिया है। देखो इन सब के जो मैप है ना, आप लोगों को लग रहा होगा मास्टर जब इतना अच्छा मैप आप यहाँ पढ़ा देते हो तो ऐसे हमारी ज्योग्राफी की मैपिंग भी करा दो। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, जो हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें हम आपको मैप ऐसे ही पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का एक एक सिटी, एक एक मैप, एक एक लोकेशन, पहाड़, पर्वत और यहाँ तक कि जो हम आपको MCQs भी देते हैं प्रीलिम्स के, उन सबको भी हम यहाँ पे मैपिंग की दृष्टि से ही कवर कराएंगे कि तियान सेन पर्वत श्रृंखला कहाँ पे, कराकोरम कहाँ पे है। क्लियर? पो नदी कहाँ पे बहती है, राइन रिवर कहाँ पे बहती है, जाम्बेजी कहाँ पे, लिम्पोपो कहाँ पे, सब कवर कराएंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, जितनी भी रेखाएं सब कंप्लीट कराएंगे। तो आपको चिंतित नहीं होना है। मतलब आप ये समझो सोते हुए भी होगे ना तो बता दोगे मम्मी ग्रीस टर्की के पास में है, भूमध्य सागर से ऊपर है, इस अक्षांश पे आप जाओगी तो वहाँ पहुँच जाओगी। तो मम्मी कहेंगे ठीक है बेटा जा रहे हैं। क्लियर? तो मम्मी आपकी ग्रीस घुमाएंगी।
खैर कोई बात नहीं। तो ग्रीस की स्वतंत्रता का युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है, और जब ग्रीस की स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो जाता है तो रूस इसमें पार्टिसिपेट करता है। ध्यान दो, रूस का एरिया कौन सा था, ये यूक्रेन में आज भी यूज दावा किए हुए रोमानिया, मोल्डाविया, ये आज ये सब के सब रसिया से विखंडित होकर ही बने, रोमानिया, यूक्रेन वगैरह, क्लियर, सर्बिया को छोड़कर। तो यहाँ पे रूस चाह रहा था कि उसका भूमध्य सागर मतलब इस मेडिटेरियन सी को ही भूमध्य सागर कहते हैं। कई बार एस्पायरेंट्स नहीं समझ पाते कि मेडिटेरियन सी किसको कहते हैं। तो भूमध्य सागर पर अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, क्लियर। और भूमध्य सागर पर प्रभुता तभी इस्टेब्लिश हो पाएगी जब वो ग्रीस का साथ देगा। अब ग्रीस को लेकर क्या स्थिति थी, क्यों युद्ध हुआ, क्यों शामिल हुआ, इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लियर, कि क्यों वहाँ का उस समय का बोस्निया हर्जेगोविना ने हमला किया, क्यों सर्बिया ये नहीं चाह रहा था कि रसिया ग्रीस में पार्टिसिपेट करे, समझ गए। सर्बिया और ऑस्ट्रिया की टसल क्या थी जिस कारण वो ग्रीस में दखल दिया, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, क्लियर। कंपनी का यूरोप का मार्ग असुरक्षित हो गया। मतलब क्या, मतलब इसका ये था कि पहले कंपनी क्या सोचती थी कि यहाँ पे ऐसे, हाँ, पहले कंपनी सोचती थी कि हम इस मार्ग से जब यहाँ पे हमने अपनी प्रभुता बना ली है और यहाँ इजिप्ट की समस्या को जब हम सॉल्व कर ही रहे हैं तो मेडिटेरियन सी से होते हुए हम यहाँ पे नज़दीक से अपने आप पहुँच जाएंगे और केप ऑफ गुड होप को हमें क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। बट जब यहाँ पे रसिया की प्रभुता हो जाएगी, अर्थात जब बीच में चचा ही बैठ जाएंगे, तो आप अपनी दाल कैसे गला पाओगे। इस चीज़ को लेकर कंपनी को परेशानी हुई। तो कंपनी ने सोचा कि रसिया को काउंटर करने के लिए हमें इस सिंध पर विजय करनी ही पड़ेगी, और सिंध पर जब हम विजय कर लेंगे तो हम वास्तव में रसिया की प्रभुता को इंडिया के अंदर इंटर करने से रोक सकेंगे। इसलिए उन्होंने सिंध की विजय को उचित समझा, क्लियर। तो इस दिशा में वो कई सारे फिर आगे प्रोविजंस करते हैं, ये आपने मैप देख लिया था, क्लियर। तो दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटेन में उस समय आप समझ रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर पहुंच गया था। 1813 के बाद आप जानते हो कि वहाँ पे मुक्त व्यापार की पॉलिसी भी शुरू हो गई थी, और मुक्त व्यापार की पॉलिसी के तहत उस समय का ब्रिटेन ये चाह रहा था, यानी कि यहाँ का ये यूनाइटेड किंगडम ये चाह रहा था कि ये यहाँ से पूरे के पूरे यूरोप में अपने माल को बेच सकें। और यूरोप में जब अपने माल को बेच सकेंगे, क्यों, क्योंकि उस समय कॉन्टिनेंटल व्यवस्था के माध्यम से नेपोलियन ने यूरोप में उनके माल को बेचने पर रोक लगा दी थी। तो कंपनी फिर से चाह रही थी, या ब्रिटेन की सरकार फिर से चाह रही थी कि उनका ट्रेड यूरोप के बाज़ारों में फिर से तेज़ी से हो सके। आप लोगों के मन में एक दो क्वेश्चन और आ रहे होंगे कि मास्टर ये यूनाइटेड किंगडम का क्या मतलब होता है। देखो, यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा वर्ड है, जैसे यूएसए आप सुनते हो ना, यूनाइटेड किंगडम में कई छोटे छोटे देश हैं, जैसे आयरलैंड है, ध्यान देना, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। इन चार को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, समझ गए। ये काफ़ी वैसा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी किसी को पता नहीं होता, वो ब्रिटेन की जगह यूनाइटेड किंगडम लिखाते हैं आज के दौर पे, आयरलैंड को कुछ और लिखाते हैं, जबकि ये सब पार्ट किसके, यूनाइटेड किंगडम के। आप कह सकते हो ये सब इनके एक तरीके से छोटे छोटे प्रोविंस हैं, क्लियर। खैर, तो ये चीज़ें आपने देख ली कि ये अपना बाज़ार चाहते थे, निर्यात बढ़ाना चाहते थे, ताकि मध्य एशिया की मंडियों में ये सिंधु नदी के मार्ग की आवश्यकता को समझ सकें, क्लियर। इसीलिए जब ये व्यापार बढ़ाने की बात हो रही थी और मध्य एशिया की मंडियों तक अपनी पहुंच बनाने की बात हो रही थी, तो ये हुआ कि सिंधु का नदी का जो मार्ग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु के मार्ग की एक ख़ास बात यह है कि अगर हमने सिंधु नदी के इस मार्ग पर कब्ज़ा कर लिया तो वास्तव में यहाँ से सिंधु नदी बहती है, तो यहाँ से हम दजला फरात नदियों के माध्यम से काले सागर की ओर, या कैस्पियन सी की ओर से पहुँचते हुए काला सागर और भूमध्य सागर की ओर हम पहुँच सकते हैं। मतलब जल के माध्यम से हम पूरे के पूरे मध्य एशिया पर अपना कब्जा कर सकते हैं, अर्थात कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों पर अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए सिंध की विजय को इन्होंने उचित माना। और इस दिशा में दुख तो तब हुआ, मतलब दुख क्या, खुशी तो तब हुई कि जब वहाँ के इवांस नाम के एक लेखक ने एक पुस्तक ही लिख डाली सिंध की महत्ता को लेकर। ध्यान देना, सिंध की महत्ता को लेकर जब पुस्तक ही लिख डाली,
तब ये ज़रूरी हो गया कि 2014 के चुनाव में अच्छे दिन लाने के लिए मोदी जी को बुलाना चाहिए। अर्थात अच्छे दिन तभी आ सकते हैं कि जब गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन जाए। क्लियर? तो अब ये प्रश्न उठने लगा कि इसको साकार हम कैसे करेंगे, इसको साकार कैसे करेंगे, साथ ही इससे प्रभावित हम कैसे हों। तो जब वो पुस्तक लिख दी गई तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कौन? एलन बरो। अर्थात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ अडानी कि अब तो अच्छी बात है कि देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पर नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे। क्लियर? उसी समय 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाकर भेजा जाता है और उनको ये निर्देश होता है कि आप अभी विस्तार नहीं करेंगे, अर्थात आप किसी भी क्षेत्र को अपने में शामिल नहीं करेंगे, जैसा कि 1817 के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को समाप्त करके किया था। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा वहाँ की सरकार ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो सही नहीं थी। समझ गए? जब वित्तीय स्थिति कंपनी की सही नहीं थी तो क्या हुआ, सिंध की वास्तविक जानकारी लेने के लिए यह कह दिया गया कि आप भले ही विस्तार न करो लेकिन सिंध के बारे में नज़र रखो। अर्थात आप भले ही अभी यूपीएससी की तैयारी ना कर रहे हो, भले ही अभी आपको 2022 तक एग्ज़ाम ना देना हो, लेकिन अभी से आप इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करो और आंसर राइटिंग को अपना मजबूत करो। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि आंसर राइटिंग की बुकलेट एक बार देख ली जाए, अर्थात इस नदी का सर्वेक्षण कर लिया जाए। लेकिन सर्वेक्षण तो तभी संभव होता जब वहाँ के लोग सर्वेक्षण के लिए उत्साहित होते, तो वो उत्साहित थे नहीं। तो एक तरकीब निकाली गई कि जो 1820 में जॉर्ज चतुर्थ को राजा रणजीत सिंह ने उपहार भेजे थे, तो उन उपहारों का ऋण चुकाने के लिए हम क्यों ना राजा रणजीत सिंह को 4 घोड़े और एक घोड़ा गाड़ी भेज दें, और ये जो चीज़ें हम भेजें वो उन्हें सिंधु नदी के मार्ग से भेजें, और मार्ग से जब भेजें तो गति को हम इतना धीमा रखें कि हम उस पूरे मुहाने को अच्छे से निरीक्षण कर सकें। और इस दिशा में उन्होंने जो परमिशन लेटर था अमीरों से मांगने का, वो काफ़ी देर में भेजा, या कहें कि जो ही वो मिशन या वो जहाज 4 घोड़े और एक रथ गाड़ी को लेकर उनके सामने खड़े हो गए, तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब आप नहीं जा सकते। लेकिन रणजीत सिंह को फ़ोन मिला देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपसे विलियम बेंटिक साहब ने कह ही दिया है तो आप ले जाइए। उसी समय उसने उनका पूरा सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चल गया कि वास्तव में राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से इस नदी का काफ़ी महत्व है, अतः हमें जल्द से जल्द इसे अपने में मिला लेना चाहिए। इसी दिशा में लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको पता है कि राजा रणजीत सिंह से रोपड़ के पास में मिलता है, और राजा रणजीत सिंह इस दिशा में काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यार, तुम्हारे जहाज को वो आने नहीं दे रहा, और तुम हो कि संधि करने के पक्ष में हो, लेकिन वो संधि अमीर कर नहीं रहे, तो तुम एक काम करो ना, मेरा साथ दे दो और हम दोनों लोग मिलकर सिंध पर हमला कर दें, जीत लेंगे, 50-50 बिस्किट खा लेंगे। बेंटिक ने बोला भाई 50-50 बिस्किट नहीं खाना मुझे। राजा रणजीत सिंह ने बोला क्यों नहीं खाना 50-50 बिस्किट? बेंटिक बोले मुझे गुड्डे खाना है, 50-50 नहीं खाना है। तो राजा रणजीत सिंह बेंटिक के इस गुड्डे को समझ ही नहीं पाए, अर्थात बेंटिक ने 50-50 खाना है कि नहीं खाना इस चीज़ पर उनकी बात को अनसुना कर दिया, और एक कड़ाकेदार चाय बनाने के लिए निकल पड़े ताकि वो गुड्डे बिस्कुट को सर्व कर सकें। क्लियर? उन्होंने क्या किया, गुड्डे खाने के लिए कहा अमीर भाई आप हमारे साथ संधि कर लो। अमीरों ने कहा नहीं, आपके साथ संधि करना बड़ा धोखा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम संधि हमारे साथ करो लेकिन पूरी तरह से ना करो, अर्थात आप संधि केवल इतनी सी कर लो कि हिंदुस्तानी व्यापारियों के लिए केवल व्यापार के लिए अपने मार्ग को ओपन कर दो, अर्थात आप मुझसे बात करो या ना करो, केवल मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो,
बस मतलब एक तरीके से सोचो कितने प्रेम में आतुर थे ब्रिटिश कंपनी के लोग कि बार बार जाकर घुटनों के बल गिर पड़ते थे अमीरों के। क्यों? क्योंकि उन्हें गुड्डे खाना था। क्लियर? इसी दिशा में अमीरों ने कहा कि ठीक है, हम आपको गुड्डे खाने की परमिशन तो देंगे, लेकिन आपको जो हम गुड्डे देंगे वो काजू वाला नहीं होगा, केवल बटर वाला होगा। अर्थात आप सशस्त्र जहाज और युद्ध सामग्री नहीं ले जा सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हमें गुड्डे चाहिए, मतलब हम सशस्त्र जहाज भी ले जाएं, युद्ध सामग्री भी ले जाएं और व्यापार भी कर लें। उन्होंने बोला ना, आपको केवल और केवल बटर वाला गुड्डे मिलेगा, जिसमें ना तो काजू होगा और ना ही उस काजू को सर्व करने के लिए चाय। तो इन्होंने बोला चल भाई तू इतना ही दे दे, कम से कम मेरा पेट तो भर जाए। इसी चीज़ को जब उन्होंने कर लिया, क्लियर, तो अमीरों को लगा कि यार एक शर्त और बनती है। उन्होंने कहा कि सुनो, जब आप व्यापार भी करोगे ना, तो आप हमारे मोहल्ले में आकर किसी दूसरे के घर की चाय या किसी दूसरे के घर से गुड्डे नहीं मांगोगे। अर्थात हमारे किसी भी क्षेत्र को हड़पने का प्रयत्न नहीं करोगे और ना ही हम आपसे गुड्डे छीनेंगे आके। अर्थात हम आपसे बटर वाला गुड्डे नहीं मांगेंगे। समझ गए? तो इसलिए अलग अलग रहना। इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि अमीरों को पता था कि वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिक को काजू वाला गुड्डे पसंद है, इसीलिए उन्होंने उसको काजू वाला गुड्डे नहीं खाने दिया। ध्यान देना। लेकिन राजा रणजीत सिंह ये सारी चीज़ें देख रहे थे। उनको लगा कि बेचारा बेंटिक, इसको कुछ नहीं मिला और ये वापस जा रहा है। तो उन्होंने 1838 में फिर से कंपनी के गवर्नर से कहा कि अभी भी मौका है, मिल जाओ, सिंध पर कब्जा कर लें। लेकिन कंपनी ने कहा कि जाओ राजा रणजीत सिंह, आप 1 साल बाद तो वैसे भी ऊपर जाने वाले हो, आपको हम 50-50 नहीं करेंगे। और अब हम खुद इतने मजबूत हो गए हैं कि कंपनी को अब हम दंड से प्रेरित करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी की स्थिति वित्तीय के हालात में काफ़ी मजबूत हो गई। तो कंपनी ने अमीरों के ऊपर प्रेशराइज किया और 1838 में अपनी एक रेजिडेंट वहाँ पर रख दी, मतलब अपनी एक सैन्य टुकड़ी वहाँ पर स्थापित कर दी। सोचो, जो अमीर आज से 10 वर्ष पहले उनके जहाज को निकलने नहीं दे रहे थे, अब वो इतने कमज़ोर हो गए कि एक रेजिडेंट उनको रखवाने मजबूरी पड़ गई। और ये मौका तब सुअवसर में बदल गया जब 1839 का अफ़गान युद्ध शुरू हुआ। और अफ़गान युद्ध में जब अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेज दी तो 1832 की उस भैरववाल संधि का उल्लंघन हो गया। 1832 की उस संधि का उल्लंघन हो गया, जो अभी आपने पढ़ा था ना कि आप सशस्त्र युद्ध के सामग्री और सशस्त्र सेना नहीं भेजोगे, केवल आप हिंदुस्तानी व्यापारियों का साथ व्यापार कर सकते हो। तो उस संधि का उल्लंघन हो गया और इन्होंने अपनी सेना भेज दी। समझ गए? यानी कि इनकी महत्वाकांक्षाएं कितनी प्रबल हो गई और उन्हें पता था कि अब सिंध हम पर या सिंध के अमीर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो हम पर हमला नहीं कर सकते। क्लियर? इसी चीज़ को लेकर रॉबर्ट्स यानी कि पी.वी. रॉबर्ट्स कहते हैं कि सिंध को युद्ध की कार्यवाही का अड्डा बनाया गया और कई बार अमीरों को धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे गए। अर्थात सिंध को एक तरीके से बेस बना दिया गया। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है कि जिस जगह से आपको दूसरी जगह पे अटैक करना है। जैसे आपका बेस क्या है? दिल्ली। आप में से कई सारे लोग दिल्ली के रीजन से हो, कई लोग बेंगलुरु से हो। क्लियर? तो आपने लबासना जाने का अपना एक बेस बना लिया कि दिल्ली से हम फ्लाइट पकड़ेंगे लबासना के लिए। क्लियर? तो वही बेस बना लिया सिंध को अंग्रेज़ों ने कि सिंध से फ़्लाइट पकड़ेंगे अफ़गान के लिए। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं। 1842 में क्या हुआ, उसी के 4 वर्षों के बाद, कि एलन बरो गवर्नर बनकर आता है। क्लियर? लॉर्ड एलन बरो। अब आपको याद होगा एलन बरो का नाम, बिल्कुल आपने इसको पढ़ा था कब? पंजाब को लेकर राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में। लेकिन अभी भी आपने पढ़ा था शुरू में कि जो इवॉन्स ने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, एलन बरो ही था। क्लियर?
आपको लग रहा होगा नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। तो देखो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो पुस्तक लिखी गई थी वो उससे एलन बरो काफ़ी प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमने काफ़ी छोटा वर्ड लिख दिया था तो इसलिए हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। क्लियर। तो एलन बरो गवर्नर बनकर आता है। अब आप बताइए एलन बरो गवर्नर बनकर आया, उसके मन में प्रभाव किसका है कि हम सिंध को विलय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात उसका सपना है कि हमें आईएएस बनना है तो फिर हर हाल में आईएएस बनना है, चाहे जैसे बने। इस चीज़ को लेकर उसने क्या किया, 1832 में, 1834 में, 38 में, 39 में जो संधियाँ हुई थीं उन संधियों के हिसाब से अब सिंध को आश्रित राज्य में तब्दील करने के साथ साथ उसे स्वतंत्र राज्य में बदलने की ओर निकल पड़ा। और इस निकलने की दिशा में उसने देखा कि अफ़गान युद्ध की शुरुआत हो गई है तो अफ़गान युद्ध की समाप्ति तक इसका सामरिक महत्व बढ़ गया है, तो क्यों ना अब इस पे सक्रिय कदम उठाए जाएं और इसे अब पूरी तरीके से अपने में सम्मिलित कर लिया जाए। लेकिन ये तभी संभव हो सकता था कि जब एलन बरो के विचारों से मिलता हुआ कोई विचार उसका साथ देते, जब एलन बरो से भी ज़्यादा किसी की महत्वाकांक्षाएं प्रबल हों जो सिंध को विलय करने का हर संभव प्रयत्न करता हो। अर्थात एलन बरो ने देखा कि उस समय जो अमीरों के यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट जो नियुक्त की गई थी उसमें कोई इतना योग्य व्यक्ति नहीं था जो सिंध विलय को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्वप्न मानता हो। तो एलन बरो ने एक ऐसे व्यक्ति को इंग्लैंड से चुना, चार्ल्स नेपियर को, कि बेटा तुम्हारा एक सपना था जीवन में कि तुम एक ऐसी विजय अपने नाम करो कि ताकि आने वाले युग में लोग तुम्हें याद करें। तो उसने चार्ल्स नेपियर को फ़ोन किया कि बाबूजी आप आ जाइए, आपके लिए वो सुअवसर हम ले आए हैं। चार्ल्स नेपियर को हैदराबाद रेजिडेंट की तुलना में पूर्ण सैनिक व असैनिक अधिकार देकर भेजा गया। अब आपके दिमाग में हैदराबाद आज का हैदराबाद या दक्षिण भारत का हैदराबाद नहीं लगना चाहिए। क्लियर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये हैदराबाद हमने यहाँ आपको पढ़ाया था। क्लियर। ये मीरपुर था। तो यहाँ पर रेजिडेंट रखी गई थी ब्रिटिश की, क्योंकि ये राजधानी थी उस समय सिंध की। क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया गया, किसको भेजा गया? चार्ल्स नेपियर को। और केवल उसे सैनिक अधिकार नहीं दिए गए, उसे असैनिक अधिकार भी दे दिए गए। मतलब कि अब वो प्रशासन को भी देख सकता था और सेना को भी सुदृढ़ीकरण कर सकता था। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी राइट हो सकते थे वो सारे उसे एक्सट्रीम दे दिए गए कि तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन पाकिस्तान के उस हर एक इलाके को तबाह करके आओ जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। क्लियर। तो इस चीज़ को लेके चार्ल्स नेपियर निकल पड़ा। और चार्ल्स नेपियर ने खुद ही कहा, उसकी डायरी को जब आप पढ़ते हैं तो उसने अपनी डायरी में खुद ही कहा था कि युद्ध में विजय द्वारा गौरव हासिल करना मेरा एक सपना है। क्लियर। और इसी सपने को साकार करने का उसे अवसर दिखा सिंध का विलय। क्लियर। और उसने लिखा भी था आगे कि मेरी योजना व आशय ये है कि मैं अपने उत्तरदायित्व पर कदम उठाने के लिए ऐसा बहाना ढूंढ सकूं जिससे गलत कगार दिए जाने से पहले ही काम पूरा हो जाए। मतलब क्या है? काफ़ी अच्छी लाइन है। देखो ये जो लाइनें होती ना, आप इन लाइनों से केवल लाइन को मत समझा करिए, इन लाइनों से आप यूपीएससी में जब कलेक्टर बन जाएंगे, समझ गए, तब आप इनका उपयोग कर सकते हो। आप सोच रहे हो कैसे मास्टर करेंगे। देखो आपको पता है कि आप अगर इस नेता को परेशान किए तो सीएम आपकी ऐसी तैसी कर देगा। क्लियर। क्योंकि वो सीएम का अनुयायी है। तो आप पहले मतलब सीएम के पास वो खबर पहुंचे उसके पहले ही उसका काम तमाम कर दो। समझ रहे हो। और बोल दो सीएम से सर गलती हो गई, मैं तो चाह रहा था रुक जाऊं लेकिन काम इतनी जल्दी हो गया कि मैंने मीडिया को रोक ही नहीं पाया, मीडिया ने पहले ही वहाँ पे छापा मरवा दिया। समझ गया। तो ये चीज़ें वहाँ थिंकिंग किया करो कि मान लो आपको लीडर से कैसे निपटना है या आपसे इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछा गया तो आप वहाँ पे अगर इस लाइन का जिक्र कर दोगे ना तो एग्जामिनर सन्न रह जाएगा। और जहाँ एग्जामिनर को आपने ये लाइन दे दी, एग्जामिनर तुरंत पूछेगा अच्छा सिंध विलय क्या थी, और सिंध विलय पे आप अपनी कमांड बना के जाओ। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखो इंटरव्यू बिल्कुल एक चेस के खेल की तरह होता है। चेस की खेल मतलब शतरंज के खेल की तरह है।
जिसमें आप क्या करते हो, जब भी आप अपनी बाजी चलते हो तो आप ये समझ कर चलते हो कि सामने वाला कौन सी बाजी चलेगा। क्लियर? यानी कि अपनी बाजी या आप जो क्वेश्चन वहाँ करते हो आपको पता होता है कि उसका रिप्लाई में हमें ये जवाब देना है। खैर आपको इंटरव्यू की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 सितंबर से हम इंटरव्यू पे ही काम करेंगे, फिर नित्य काम करेंगे और 3 महीने तक इतना ज़बरदस्त कर लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर? तो इस चीज़ को उसने कहा कि मैं कोई ऐसा बहाना ढूंढ सकूं ताकि गलत मैं पहले सिद्ध किया जाऊं, उससे पहले ही मैं वो अपना युद्ध जीत जाऊं। और इस चीज़ को समर्थन दे दिया एलन बरो ने। अब आप बताओ एलन बरो क्यों समर्थन देगा? क्योंकि दोनों एक ही थाली के कटोरे थे। क्लियर? अब नेपियर को बहाना चाहिए था। देखो अंग्रेजों की ये स्थिति बड़ी अच्छी थी, किसी भी कुत्ते को उनको मारना होता था तो उस कुत्ते को गलत नाम दे देते थे। क्लियर? कुत्ता का मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि ये राजा महाराजाओं को या मैं इन सब लोगों को कुत्ता कह रहा हूँ। कुत्ते का मतलब होता है एक, जैसे होता है ना कि पागल जब हो जाता है कोई कुत्ता तो उसे मारा जाता है। क्लियर? और उसे बुरा नाम दे दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट या मुहावरा या लोकोक्ति वहीं से आई है। क्लियर? तो आप इस चीज़ को बस समझिए। तो क्या हुआ, नेपियर ने अमीरों पर आरोप लगाया कि ये कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और ये सिंध नदी में यातायात को बाधित कर रहा है, और साथ ही ये अपनी टकसाल में जहाँ से पैसे छपते हैं वहाँ पे खोटे सिक्के डाल रहे हैं। खोटे सिक्के, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। खोटे सिक्के का मतलब ये होता है कि मान लो अगर वो सिक्का चांदी का बनना है तो उसमें चांदी की मात्रा काफ़ी कम है, उसको डुप्लीकेट बनाना, मतलब उसमें स्टील और एल्युमिनियम को मिक्स करके उसमें डाल दिया गया। क्लियर? या रांगा डाल दिया गया। जैसे आपको अगर याद होगा अपने बचपन की कहानी, तो आप लोग 5 रुपए के सिक्के रांगे वाले यूज करते थे, या आप लोगों ने कभी कोई गेम खेला और टेकन 3 वगैरह, उसमें जो टोकन लगता था वो आप उसकी टोकन वाला ना लेके छोटी छोटी कहीं से भी पत्तियाँ ले आते थे, उसको डाल के अपना काम चलाते थे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी, खोटे सिक्के डालने के। अब बहाना मिल गया तो नेपियर ने अमीरों पर हमला कर दिया और एक नई संधि के लिए उन्हें बाध्य किया। क्लियर? लेकिन ये बात ठीक थी कि नेपियर ने ये सारी चीज़ें कर ली। भीड़ को बड़ी गुस्सा आ गई, क्योंकि भीड़ को पता था कि नेपियर गलत है, अमीर गलत नहीं है। तो नेपियर की इस गलती को भीड़ ने उस पर हमला बोल के शुरू कर दिया और नेपियर को मौका मिल गया और नेपियर ने युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस युद्ध को मयानी के युद्ध के नाम से जाना गया। और इस मयानी के युद्ध में नेपियर ने न केवल हैदराबाद को पराजित किया, न केवल मीरपुर को पराजित किया, न केवल करीमपुर को पराजित किया, बल्कि इन तीनों को मिलाकर पराजित कर दिया, अर्थात इन सब का विलय कर लिया 1843 में सिंध की ओर। समझ गए? मतलब छोटी से बहाने ने नेपियर के उस दिवा स्वप्न को साकार कर दिया और जितने भी अमीर थे उन सब को वहाँ से मार भगाया, वहाँ से उनको भगा दिया। और भगाने के बाद सिंध से उसको 7,000 पाउंड के रुपए की प्राप्ति हुई। क्लियर? जब ये सब प्राप्ति हो गई तो एलन बरो ने कहा कि नेपियर ने मिस्र से भी ज़्यादा बड़ा और उर्वर प्रदेश साम्राज्य में मिलाया है, इसके लिए हम नेपियर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समझ गए? आपसे इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस लाइन पे, तो आप इसको लिख सकते हो। हालांकि कैसे लिखोगे, देखो अभी क्या ना, अभी आपकी लेखनी खुलेगी नहीं, क्योंकि अभी उतना आप समझ नहीं पाए होंगे गहराई से। जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप समझेंगे तो आपको ये टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अपने पार्ट 22 में इन्हीं सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर आता है मूल्यांकन इस पूरी सिंध विजय का। इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन ही, प्रश्न मूल्यांकन पे ही पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सिंध विजय उचित थी या अनुचित थी, नैतिक दृष्टि से सही थी या राजनीतिक दृष्टि से। तो इस पे प्रश्न ये बनता है कि वास्तव में जो सिंध की विजय थी वो नैतिक दृष्टि से पूरी तरह से गलत थी। आप देख रहे हो खुद ही कि अमीरों का विचारों का क्या दोष था। उन्होंने तो हर तरीके से कंपनी का सहयोग किया, लेकिन कंपनी ने ही उनको पीठ पीछे छुरा भोंका, अर्थात विश्वासघात के मदद से उन्हें परेशान किया। स्वयं नेपियर भी कहता है कि हमें सिंध को अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाभदायक है, उपयोगी है और लोककारी नीचता होगी। क्लियर? मतलब क्या है कि लाभदायक क्यों है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उपयोगी क्यों है, हम रक्षा कर सकेंगे, लोककारी नीचता क्यों होगी, क्योंकि हमने उन लोगों को हरा दिया जो वास्तव में जीते हुए थे, अर्थात जो हमको यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख सकते हो।
किंतु सिंधवासी इसके लिए बार बार हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ाई भी की है। क्लियर, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधवासियों को ये नहीं लग रहा था कि वो इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अर्थात सिंधवासी बार बार उसकी इस नीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या कर पाते। क्लियर, आगे चलकर इतिहासकारों ने यह भी कहा कि साम्राज्य विस्तार उपस्थित पदाधिकारियों की महत्वाकांक्षाओं व निर्णयों का परिणाम था। अर्थात ये साम्राज्यवादी हिस्टोरियन ये कहते हैं भाई ब्रिटिश सरकार का दोष नहीं था, वो तो बेखबर थी, अर्थात राष्ट्रीय सहमति का परिणाम नहीं था। ध्यान देना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर प्रश्न आया है और जब आप लोग राष्ट्रीय सहमति के प्रश्न को लिखते हो तो वहाँ पे इन चीज़ों का आप जिक्र ही नहीं करते हो, और जब आप इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते हो तो आपका उत्तर सामान्य से भी काफ़ी सामान्य लगता है। इसलिए उसको विशेषीकृत बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को यूज करना पड़ेगा। और अब आप जब भारत विजय पढ़ेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि अच्छा मैसूर विजय भी डालनी है, इसमें मराठों की भी डालनी है, सिंध की भी डालनी है। क्लियर, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, आगे चलकर हटनबैग भी यही बात बोलता है कि ना तो लंदन और ना ही कलकत्ता के जिम्मेदार अफसर थे सिंध को अपने अधिकार में लेने के लिए, बल्कि ये सरकारी नीति का भी परिणाम नहीं था। ये तो सिर्फ नेपियर और एलनबरो के व्यक्तित्वों पर एक दूसरे के असाधारण प्रभाव का परिणाम था। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं, वही बात। देखो एक चीज़ आप सोच रहे होगे ना कि यार हर चीज़ रिलेट क्यों कर रही, कि प्लासी के युद्ध में राष्ट्रीय सहमत नहीं थी, बक्सर की विजय में राष्ट्रीय सहमत नहीं थी, यहाँ तक कि मैसूर में भी राष्ट्रीय सहमत नहीं थी। ये क्यों छिपा रहे, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि इनके शोषणवादी चरित्र को, इनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भारत का कोई भी जनमानस समझ पाए। इसीलिए कह देते थे कि वास्तव में सब महारानी नहीं करा रही, ये तो लंदन भी नहीं करा रहा, ये कलकत्ता भी नहीं करा रहा, ये तो केवल और केवल उन दो गवर्नर जनरलों की या उन सेनापतियों की मुख्य भूमिका थी। क्लियर, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। भाई ये लोग थोड़ा न थे, शुरू से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आया था, उस समय के जो चतुर चार्ल्स थे, उन सब ने ही इस चीज़ की शुरुआत करती थी। समझ गए, तो हम ऐसे इस चीज़ का खंडन करेंगे। आगे फिर वो विश्लेषण करते हैं और स्वयं दो कारण दे देते हैं। देखो हद तो तब है, हटनबैग ने ये कहा कि इनमें किसी का दोष नहीं था, लेकिन आगे जब वो और गहराई से विश्लेषण करते हैं तो स्वयं अपने इस प्रश्न का खंडन कर लेते हैं। क्या, कि मध्य एशिया से संपर्क और व्यापार के लिए मुख्य मार्ग पर स्थित है, अतः इसको विजिट करना चाहिए। रूस का आक्रमण हो सकता है, अतः इसको विजिट करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप कंपनी को सीधे बता रहे हो ना कि हाँ भाई व्यक्तित्व की भूमिका नहीं है, ये जीतना जरूरी है। ब्रिटिश नेताओं ने इसकी निंदा की, किंतु पुनः स्वतंत्र राज्य बनाने की वकालत नहीं की। अर्थात ब्रिटिश नेताओं ने निंदा तो की, समझना इस लाइन का क्या मतलब, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ है इसका। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश नेता ये तो कह रहे थे कि सिंध का विलय नैतिक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन जब विलय हो गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि अब विलय जब हो गया तो इसको यार फिर से आज़ाद कर दो। ये बात कोई नहीं कहता। मतलब ये सब कहते हैं कि हाँ कि मोदी जी को हटा दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दो, या मोदी जी को हटाने से कई सारे आपने दुर्भावनाओं भरे संदेशों को देखा होगा कि मोदी जी के कोई मरने की कामना करता है, कोई कुछ करता है। ठीक है भाई, मोदी को हटा दो, लेकिन हटाने के बाद आपके पास कोई विकल्प है अच्छा जो देश की बागडोर को संभाल सके। मतलब वही चीज़ है ना कि हम ये कहते हैं कि नहीं यार ये गलत है, तो फिर सही क्या है। और वैसे भी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ज़िंदगी का फार्मूला, आपको गलत कहने वाले सब मिल जाएंगे कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, आप जो पढ़ रहे हो ये गलत है, लेकिन उनसे एक पल के लिए कह दो भाई हमें सही रास्ता बता दो और हमारे साथ सही रास्ते में चल सको, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहेंगे अरे कौन इसको समझाए, टाइम अपना वेस्ट करे। खैर ये कंपनी थी, लोग भी ऐसे ही हैं। आगे आता है ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या था, वो बोलता है वो जो उदार राजनेता थे, कहा कि सिंध को जीतना बुरा था परंतु उसे छोड़ देना उससे भी बुरा होता। मतलब वो कहता है कि ये बात ठीक है कि सिंध को जीतना बुरा था, लेकिन उससे छोड़ देना भी उससे भी ज़्यादा बुरा था। सोचो ऐसे अगर प्रश्न आ जाएं तो आम अभ्यर्थी तो नहीं कर सकता है, बट आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस सिंध को जीतना बुरा क्यों था, क्योंकि अमीरों को हम परेशान कर रहे। छोड़ देना बुरा क्यों था, क्योंकि इससे रसिया का हमला हो सकता था, ईरानियों का हमला हो सकता था और व्यापारिक दृष्टि से मध्य एशिया की बस्तियों तक हम पहुंच ही ना पाते। कितने आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर,
एलन बरो को वापस बुला लिया जाता है क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। और जब वो यहाँ से वापस जाता है तो क्या होता है कि उसे अर्ल की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अर्थात अब सोचो, अगर अर्ल की उपाधि से सम्मानित किया गया तो मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आपकी इस चीज़ की वाहवाही की, आपकी इस तरजीह को काफ़ी ज़्यादा सराहा। और जब आपकी इस तरजीह को उसने सराहा तो एक तरीके से सीधा सा मतलब यही है कि आपको जीतने में उसका एक योगदान था। तो फिर ये क्यों कहते हो कि राष्ट्रीय सहमत नहीं थी? क्लियर। हटनबैक आगे कहते हैं कि सिंध पर अधिकार करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को हालांकि कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। देखो, होता है ना कि कई बार होता है जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं यार जीत क्यों गए। वही चीज़ यही था हटनबैक को लेकर। वो कहता है कि लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेना का खर्च काफ़ी ज़्यादा था, जबकि सिंध से जो रेवेन्यू मिल रहा था वो काफ़ी कम था। साथ ही व्यापारिक जो एक्टिविटी थी वो भी उतनी तेज़ नहीं हो पाई जितनी हमने सोची थी। और रही बात आक्रामक नीति अपनाने की, तो ये बात यहाँ पे जब राष्ट्रवादी आलोचना की है कि ठीक है भाई, जब सेना का खर्च अधिक था तो ये बताओ सेना का खर्च आपके चाचा ब्रिटेन से पे करते थे कि आप भारत के रेवेन्यू से ही लेते थे? मतलब रो तो ऐसे रहे हो जैसे ब्रिटेन की सरकार आपको सेना का खर्चा देने आती थी। पूरा तो माल आप भारत से ही लूटते थे, भारत के पैसे पर ही पूरी सेना खड़ी की, और यहाँ पे दुहाई दे रहे हो कि सेना का खर्च ज़्यादा था। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रिटेन के राजस्व से खर्च नहीं किया था, आप भारत के राजस्व का उपयोग कर रहे थे। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि ये नुकसानदेह था? फिर आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि नैतिक आधार पर जबरदस्त विरोध के बावजूद और अलाभकारी रहते हुए भी शेष भारत की बातें सिंध पर अधिकार बनाए रखा गया, जो कि उनकी शोषणवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि जब हम आपको उत्तर फ्रेम देंगे तो उसमें ऐसे निष्कर्ष बताएंगे। डॉडवेल क्या कहता है? डॉडवेल कहता है कि सिंध को सम्मिलित करना कर्नाटक को जीतने के समान है। मतलब कर्नाटक का मतलब समझ सकते हो ना, मैसूर को जीतना। क्यों? अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ऐसी लाइन क्यों कही? जैसे पहले तो कह दिया ना कि सिंध को सम्मिलित करने से कोई फ़ायदा नहीं था, उसी तरीके से वही बात आती ना, कर्नाटक को जीतने से कोई फ़ायदा नहीं था लेकिन कर्नाटक को हमने जीता। क्यों? क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, मराठों को अधीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण था, निज़ाम पर संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। क्लियर? तो वही बात यहाँ पे भी थी। दोनों मामलों में मूर्ख व विपरीत व्यवहार का लाभ मिला इन्हें। मूर्ख और विपरीत लाभ का मतलब क्या? कि वो लोग इतना समझ नहीं पाए और इन्होंने काफ़ी अपनी महत्वाकांक्षा दर्शाई। क्लियर? आर्चबोल्ड क्या कहते हैं? आर्चबोल्ड कहते हैं कि अमीरों को लताड़ने का वास्तविक कारण ये है कि अंग्रेज़ों को अफ़गानों से लताड़ पड़ी है। मतलब क्या है कि अमीरों को क्यों परेशान कर रहे थे अंग्रेज़? अमीरों को इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि अफ़गानियों ने अंग्रेज़ों को परेशान कर रखा था। क्लियर? तो वो ये कहते हैं कि वास्तव में अफ़गानों के द्वारा परेशानी का सबब था अमीरों को परेशान करना, अर्थात अमीरों के इस सिंध के प्रांत को विजित करना। क्लियर? जब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, देखो इनमें से किसी का आपको नाम नहीं याद रखना कि आर्चबोल्ड ने क्या कहा, हटन बैटन ने क्या कहा, पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा, ये कुछ नहीं याद रखना, बस समझना है कि इन्होंने कहा क्यों था और वो आप समझ गए पूरी बात। अब अंत में एक टिप्पणी वाला टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। सिंध का सम्मिलित करना अफगान युद्ध का परिणाम था, जो हमने अभी ये ऊपर पढ़ा ना, इसी को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे पहले से ही कर दिया है, हालांकि हम इसको प्रश्न उत्तर में फिर से वहाँ करेंगे। नेपियर कहता है कि सिंध विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी, अर्थात हमारा उद्देश्य केवल और केवल सिंध को विजित नहीं करना था, बल्कि हमें अफगानों की उस तूफान की पूंछ को पकड़ना था जो कभी भी हमें उड़ाकर ले जाती। क्लियर? तो इसलिए हमने सिंध विजय की। इसी चीज़ को लेकर पी रॉबर्ट्स भी कहते हैं कि वास्तव में सिंध विजय अफगान युद्ध के पश्चात हुई नैतिक व राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम थी, अर्थात जब अफगान विजय कर ली गई तो उसके बाद नैतिक और राजनीतिक रूप से ये जरूरी हो गया था कि अब सिंध को हमें विजित करना है। क्यों? क्योंकि इस मरुभूमि का काफ़ी बड़ा सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व कैसा? क्योंकि ये रूस व ईरान की भारत पर संभवतः आक्रामक कार्रवाइयों को रोक सकता था। और इसी चीज़ को लेकर दिक्कत तब आई जब राजा रणजीत सिंह ने इस चीज़ को मना कर दिया कि हम अपने यहाँ से आपको मार्ग नहीं देंगे। क्लियर?
तो ऑकलैंड ने ये देखा कि वास्तव में जो सिंध के अमीर हैं वो काफ़ी दुर्बल हैं, इनको हम पराजित कर सकते हैं, और जब पराजित कर देंगे तो हमें वहाँ से काफ़ी धन मिल जाएगा, और जब धन मिल जाएगा तो हम अपनी नई नई संधियाँ थोपकर अमीरों को अपने अधीन ले आएंगे, अर्थात उन्हें हम अफगानों का भय दिखाएंगे और उन्हें अपनी सेना को दिखाएंगे, और इससे हमारी वहाँ पर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित हो जाएगी। क्लियर? इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी। अंत में बात आती है एल्फिंस्टन की। एल्फिंस्टन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से वापस आकर ये लोग अंग्रेज एक उस निर्दयी पुरुष की भांति बन गए जिसको गली में मार पड़ी हो और बदले में घर आकर वह अपनी पत्नी को पीटता है। आप लोग सोचते हो कि मास्टर ऐसे आप स्टेटमेंट क्यों डालते हो? जैसे आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे और इकोनॉमी में जब आप सव्यसाची भट्टाचार्य की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हो, बुक काफ़ी अच्छी बुक है। हम आपको जब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे ना तो उसी पूरी बुक को ही पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको दुनिया की कोई बुक इकोनॉमी की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक आता है कि चींटी गुड़ खा गई, दूसरा आता है कि गांव के गणेश लक्ष्मी के भाग्य विधाता बन गए। ये चीज़ें जल्दी जल्दी कोई कर नहीं पाता है कि गांव के गणेश कौन थे, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी का मतलब भूमि थी, गांव के गणेश का मतलब था वाणिज्यिक फसलें। हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो एस्पायरेंट के अंदर मौलिकता नहीं आ पाती, और निष्कर्ष के तौर पर अगर आप इनको उपयोग कर लें तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाता है। क्लियर? तो वही बात है कि इसका मतलब ये था कि निर्दयी पुरुष की बात मतलब मार पड़ी थी गली में, अर्थात अफगानों ने उन्हें मारा था, लेकिन वापस आकर उन्होंने सोचा कि अफगानों को तो हम मार नहीं सकते, क्यों ना हम सिंध वालों को पीटें। क्लियर? तो ये इस चीज़ से संबंधित कोडेड वर्ड है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस पूरे टॉपिक को कवर किया, अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय रणजीत सिंह ने सिंध विलय की बात क्यों की थी, क्यों उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि उसे गुड्डे खाना था, उसे 50-50 बिस्किट नहीं खाना था। क्लियर? तो हमने अपने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। अब आपको सिंध और पंजाब से रिलेटेड ना तो कोई नोट्स पढ़ना है, और वैसे भी आप पढ़ोगे तो किसी नोट्स में मिलेगा है नहीं, आप किसी भी टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लो, और इतने आसानी से वहाँ पे नहीं बताया गया। क्लियर? अब हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, तो अब हम मैसूर, मराठा और सिंध व पंजाब के अगले 3 पार्ट में जितने भी बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जैसा हमने प्लासी और बक्सर में किया था, उन सब का अध्ययन करेंगे। क्लियर? और जब हम उन सब का अध्ययन कर लेंगे, अर्थात हमारे 12 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है कि मास्टर आप ये कब ख़त्म कराओगे, तो बहुत जल्दी अब होगी ख़त्म। क्यों? क्योंकि कल जब हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आता है ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना। ये वास्तव में एक दिन का पूरा टॉपिक है। क्लियर? अर्थात ये एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 तक का। समझना, ये यहाँ तक हमें बस पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप और मुक्त व्यापार, ये जो टॉपिक है ना, ये सब आगे जाके आपके मिलेंगे ब्रिटिश शासन की आर्थिक प्रभाव से, और आर्थिक प्रभाव में ही उनके सब एग्रीकल्चर की बातें हैं। अर्थात जब हम आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे ना तो ऑलरेडी उसमें ये सब डिटेल में कंप्लीट हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी क्या था, महलवाड़ी क्या था, हम पूरा हॉलिस्टिक पढ़ेंगे। तो अपने आप उसमें ये सारे के सारे टॉपिक, अर्थात ये व्यापार, वाणिज्य, धन का अपवाह, आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ, ये सब के सब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे लगभग 3 से 2 वीडियो में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगले आने वाले 2 दिन में हम इतने टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हमारा शुरू होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। ये भी पूरा एक ही दिन का टॉपिक है, एक ही दिन में सब एक दूसरे से रिलेट हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? उसी दिन हम क्या करेंगे, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को भी डिटेल में पूरा कवर कर लेंगे। ये सब एक एक मतलब आप समझ सकते हो कि 5-5 मिनट 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक का 10 मिनट 5 मिनट पे क्वेश्चन ना के होलिस्टिक आता है, तो उसको होलिस्टिक लेवल पे हम कवर करेंगे लगभग 2-2 3-3 घंटे की क्लास पे। क्लियर? फिर बात आती है आदिवासी विद्रोह को लेकर। ये भी सब एक ही ढंग से पढ़ने होते हैं, इनका सबका उद्देश्य एक ही होता है, बस टाइमलाइन और डेटलाइन अलग अलग होती है। क्लियर? देखो सिलेबस में उन्होंने इसलिए दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ गए?
काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह को। हालांकि वो विद्रोह इन्हीं से संबद्ध होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि 1857 का विद्रोह वास्तव में इन्हीं विद्रोहों का एक परिणाम था। और फिर शुरू होता हमारा भारतीय राष्ट्रवाद, और इस राष्ट्रवाद को वास्तव में हम अपना 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। 3 चरणों में बेसिकली पढ़ेंगे, 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947। इन 3 चरणों में जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, वो 1919 से लेके 1947 तक को। उसमें एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में हमें गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो उम्मीद है आप हमारे पूरे प्लान को समझ गए होंगे। ये भी समझ गए होंगे कि मॉडर्न इंडिया हम कैसे अपनी क्विक एंड फास्ट कंप्लीट करेंगे। फिर आपके मन में एक और प्रश्न रह गया होगा कि सर आज़ादी के बाद भारत को क्या हम पढ़ेंगे? तो आज़ादी के बाद भारत को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। आप कहोगे मास्टर क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को आप तब समझ सकते हो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ लोगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद आप कोल्ड वॉर की स्थिति के दौरान नाटो और वार्सा पैक्ट को पढ़ रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा, या आप चाइना की स्वतंत्रता को पढ़ लिए होगे तब आपको आज़ादी के बाद भारत समझ में आएगा, क्योंकि फिर वो सारी धाराएं एक साथ मिल जाती हैं। क्लियर? तो हम उसे वहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? तो फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग के साथ, मतलब अगले 3 पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।